ये मैं किधर चल दिया। रुको रुको, पहले इंट्रो ले लो फिर बताते हैं। वेलकम टू द डे 1 ऑफ मुफ्त भारत यात्रा। आज से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है सहारनपुर से कन्याकुमारी तक, और इन भाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है हमारे सफर में। हमारे आने से 3 मिनट पहले ही ट्रेन निकल गई। फिर काफी देर इंतजार किया, गाजियाबाद की ट्रेन आई, उसमें भीड़ इतनी के चढ़ा नहीं गया और हम दोबारा यहीं रहे। फिर 1 घंटा और इंतजार करने के बाद हमें दिखी एक और ट्रेन, तो फटाफट भागे और चढ़ गए। हम जा रहे हैं दिल्ली, वहाँ दोस्त है उसके पास रुकेंगे। भीड़ ने तो मानो बिल्कुल दबा रखा था, और ये भाई साहब की चल रही है नाक की सफाई। इस बाबा ने बहुत बोर किया, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। दोस्त के पास पॉसिबल नहीं हुआ तो बहुत दूर के रिश्तेदार के पास आए, इन्होंने पाए खिलाकर खुश कर दिया। उनके घर रुकने में शर्म लग रही थी तो हम चल दिए निजामुद्दीन रात रुकने के लिए, और लगता है बड़ी लकड़ी ले ली, क्योंकि लगभग 8 किलोमीटर हो गए चलते चलते। अभी तक सफर पूरा नहीं हुआ। पहुँचे, मुँह धोया और पड़ के सो गए। डे 2 के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। लग रहा है भैया को आपने अच्छी बात है बड़े भाई। वेलकम टू डे 2 ऑफ भारत यात्रा। सुबह उठे, नमाज पढ़ी और सो गए। फिर थोड़ी देर बाद उठे, हम चल दिए बाहर ऐसे ही। फिर हम दोनों अलग हो गए जिससे कि लिफ्ट मिल सके। एक साथ तो कोई देगा नहीं। इसका फोन आया कि इसको लिफ्ट मिल गई। मैं हैरान, मुझसे मांगी नहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे भी मिल गई और पहुंच गए इंडिया गेट। मजे तो इनका पत, क्योंकि हम तो यहाँ बावलों की तरह पड़े हैं। दोपहर के 2 बज गए और अभी तक नाश्ता नहीं किया और ना ही लंच। बस रात पाए खाए थे, वही है पेट में अब तक। फिर चलते चलते आ गए रिश्तेदारों के पास। क्यों आए? क्योंकि हमें लगी थी भूख और हमें खाना था बिना पैसे खर्च किए। तो सोचा रिश्तेदारों ने खिलाया ठीक, वरना फिर अपने पैसों का खा लेंगे। खैर माशाल्लाह से खिला दिया, और खिलाया क्या, बिरयानी। मजा ही आ गया। फिर हम जो सामान निकाल सकते थे हमने वो सब बैग से निकाल दिया, क्योंकि बैग बहुत ज्यादा भारी हो रहे थे। बैग उठाकर चलने ही लगे थे कि उन्होंने नाश्ते पर बिठा दिया। नाश्ता करके रिक्शा में बैठकर 70 रुपए देकर आ गए स्टेशन। अब रात में कहाँ जाएंगे वो सब देखने के लिए आपको फॉलो करना होगा, तो फटाफट फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू द डे 3 ऑफ मुफ्त भारत यात्रा। सबके साथ मैं भी कर रहा था ट्रेन का इंतजार। ट्रेन में चढ़ा और भीड़ इतनी के बस मेरी मुंडी बाहर थी। मैं आप सबको बताता चलूं कि मैं बिना टिकट के हूं, और ये सब जो मेरे आसपास हैं ये भी बिना टिकट के हैं। नीचे बैठने की जगह मिली तो मैं अपने फ्लैग को लेकर सो गया। आज का ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर था। अब मैं पहुंच चुका हूं अजमेर। हम जा रहे थे दरगाह शरीफ। रास्ते में एक भैया ने रोक लिया रूम के लिए। मैंने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पैसे मत देना, और ना ही मैं कहूँगा। जितने पैसे दोगे उतने ही रख लूंगा, और नहीं भी दोगे तो कुछ नहीं कहूँगा। भैया के कहने पर हम रुक गए। सामान रखकर हम आ गए दरगाह शरीफ। पूरी रात से कुछ नहीं खाया तो एक ब्रेड और दूध का पैकेट लिया। 70 रुपए। 5 रुपए के एक कप आए। कप ज्यादा छोटा था तो ब्रेड सही से जा नहीं रही थी। पी कॉफी और सो गया। फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर डे 4। वेलकम टू द डे 4 ऑफ मुफ्त भारत यात्रा। 5 रुपए के शैम्पू, 10 रुपए का नमक मंगा कर खिचड़ी बनाई। थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल भी घर से ला रखी है। कल के रखे हुए दूध की कॉफी बनाने की कोशिश की तो दूध फट गया, तो बस चावल खाए और नहा धोकर आ गए 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मस्जिद पूरे 2.5 दिन मतलब 60 घंटों में बनी हुई है। फिर ऊपर पहाड़ दिखा तो सोचा वहाँ तक तो जाना ही जाना है, तो जोश में चल दिए। और थोड़ी देर बाद बैंड बजने लगी। व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। फिर लंगर में मिली हुई बिरयानी खाई और नीचे आकर मगरिब की नमाज पढ़ी और लग गए खाने की लाइन में। 5 रुपए की पन्नी लेकर रूम में जाकर सुकून से खा सकते थे, लेकिन पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो हमने वहीं बैठकर खाने का इरादा किया। भीड़ से होते हुए हमने खाई तहारी। थोड़ी भूख और थी तो 10 रुपए के दूध की कॉफी बनाई। उसके बाद कपड़े धोकर सो गए। सुबह सुबह उठा, बाहर निकला और पहुंच गया दरगाह शरीफ। फिर ये भाई मिले, बातें हुई, कहने लगे आओ यहाँ की अच्छी चाय पिलाते हैं तुम्हें। तो हमने चाय पी। चाय के चक्कर में देर हो गई तो फटाफट रूम पर आए। बैग उठाया, भैया को 200 रुपए दिए। कम है लेकिन ये भी बड़ी मुश्किल से दिए। और आज का सफर सिर्फ लिफ्ट से होगा, नो ट्रेन। पैदल चलते चलते काफी देर हो गई। 1 किलोमीटर चल लिया शर्म के चक्कर में। शर्म लग रही लिफ्ट मांगते हुए, लेकिन सर में काम चलने का नहीं। तो अब शुरू करते हैं अपनी लिफ्ट मांगनी। हम अलग हो गए तो मैं जा रहा था तो ये भाई मिले और इन्होंने आज की दी पहली लिफ्ट, फिर दूसरी लिफ्ट, फिर तीसरी, फिर मिली टेम्पो में। अब मैं लिफ्ट लेने में प्रो बन चुका हूँ।
टेम्पो से उतरा तो बाइक रुकी तो फटाफट भागा। फिर मिली ये 60 किलोमीटर की आज की सबसे लंबी लिफ्ट। ये बारिश का पानी है और आज हमें जोधपुर जाना है। रास्ते में पार्टनर से बातें हो रही थी और वो मुझसे थोड़ी ही पीछे था। मेरी हालत खराब हो चुकी थी और आगे जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। अगले पार्ट में बताता हूँ तुम्हें। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं अजमेर से जोधपुर जा रहा था, तो रास्ते में ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। रास्ते में मिले मुझे ये भाई। इन्होंने लिफ्ट तो बहुत छोटी दी लेकिन मोटिवेट अच्छा किया और सब्सक्राइब भी किया और एक शानदार चाय भी पिलाई। फिर ये अंकल मिले, ये ट्रक चलाते हैं। बताने लगे कि लोग काम करा लेते हैं मगर पैसे नहीं देते। फिर मैं लिफ्ट का इंतजार करने लगा तो अंकल जी ने बैठा लिया। अंकल मुझे पहाड़ों के बारे में बताते हुए जा रहे थे और अचानक से बाइक होटल पर रोक दी और कहा कि मैंने पैसे दे दिए, अच्छे से खाना खाकर ही जाना। फिर मैंने अपना सामान उतारा। भाई ने बाजरे की रोटी दी घी डालकर। मैं खा रहा था तो बराबर वाले को देखा तो मैं भी उसके जैसे रोटी का चूरा किया, सब्जी डाली और फिर खाई। सारी ही तो साफ कर दी। फिर ये पिया। इसका नाम आप बताओ कमेंट्स में। इन अंकल जी की अलग कहानी है। अगले पार्ट में आओ बताते हैं आप सबको। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैंने सारा खाना साफ कर दिया था। फिर थोड़ी देर आराम करके भैया से अलविदा लेकर मैं चल दिया। बस बाहर ही निकला था कि भैया ने ट्रक में बैठा लिया। ये वही भैया हैं जो अभी थोड़ी देर पहले खाना खा रहे थे। फिर मेरी भैया से दोस्ती हो गई और ये थी मेरी जिंदगी की सबसे पहली ट्रक राइड। फिर मुझे मेरा पार्टनर मिला तो मैंने भैया से कहकर इसको भी बिठवा लिया। मैं सोने ही लग रहा था कि मंजर देख लिया और फिर क्या हवा टाइट हो गई क्योंकि मैं भी तो ट्रक में ही हूँ। लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेकर सो गया। भैया तो अहमदाबाद जा रहे थे तो मैं पाली उतर गया। मैं दोबारा बता दूं कि मैं जोधपुर जा रहा हूँ। फिर एक ट्रक दूर जाकर रुका तो मैं फटाफट भागा। बैठते ही हो गई मेरी हवा टाइट क्योंकि भाई भैया जी को देखकर कोई भी डर जाए और ट्रक भी थोड़ा डरावना था। लेकिन भैया आदत के बहुत अच्छे थे। फिर ये भाई मिले, इन्होंने कचौड़ी खिलाई। फिर एक और लेकर आए और मुझे इन्होंने जोधपुर छोड़ दिया। फिर गुरुद्वारा गए, वहाँ स्टे नहीं मिला तो इस हॉस्टल में आ गए और खाना खाकर सो गए। सुबह 7 बजे उठा, नहाया और फिर इस आलसी को उठाया और नाश्ता किया। फिर अंकल जी से पैसे पूछे तो इन्होंने अपने रंग बदल दिए। कहने लगे वैसे 1200 हैं, तुम 1000 दे देना। और कल कह रहे थे कि बेटा तुम रह लो, जो दोगे दे देना। और कहा कि तुम नहाए भी तो हो, तुमने खाना भी खाया और तुम सोए भी। तो यार हम नहाते भी ना गया और सोए तो थे हम छत पे। वहाँ ना चद्दर ना कुछ, ठंड वैसे लगी सबरी। खैर रो रहा कर 600 में बात फाइनल की और मैं गुस्से में वहाँ से चल दिया और आज की ली पहली लिफ्ट। तो भाई खर्चा तो बहुत हो गया लेकिन अब 3 दिन है ना, बिल्कुल 0 पैसों में गुजारूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा रहना पड़ जाए, कैसे भी करके इंशाल्लाह 3 दिन फ्री में गुजारने। फिर मैं ट्रक से उतरा तो ये भाई मिले और ये इनसे तीसरी मुलाकात थी। फिर इन्होंने बताया कि भाई मेरे टायर में थोड़ी प्रॉब्लम है वरना लिफ्ट दे देता। और फिर मिली मुझे मेरी पहली कार लिफ्ट। भैया डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। इनका भी सपना है ट्रेवल करना लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनके चलते ये ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, यू लर्न मैनी थिंग्स। फिर ये अंकल मिले, इन्होंने पूछा कि तुम्हारा मकसद क्या है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा मकसद क्या है। बंद कर दे यार थिएटर। फिर भाई ने फोटो खिंचवाया और फिर आगे जिसमें मुझे लिफ्ट मिली सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब 3 दिन है ना, बिल्कुल 0 पैसों में गुजारूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा रहना पड़ जाए। लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो मैं तलवार वगैरह देखने लग गया। फिर फॉर्च्यूनर दिखी तो मैंने अंकल जी से डरते डरते पूछ ही लिया कि आगे तक छोड़ दोगे। इन्होंने कहा आओ बैठो। अंकल जी आर्मी रिटायर्ड थे। मैं बहुत खुश था पहली बार फॉर्च्यूनर में बैठकर। अंकल जी ने लगभग 80-90 किलोमीटर की लिफ्ट दी और ढेचू उतारा और यहाँ पर मुझे मेरा पार्टनर भी मिल गया। भूख काफी तेज लगी थी तो हमने डिसाइड किया फ्री में केले लेने का और सफल भी हुए। फिर बैग में रखे और दूसरी रेडी पर गए। वहाँ से केलों के साथ सेब भी मिले। फिर एक और से लेकर सुकून से बैठकर खाए। फिर हम अलग हो गए। जैसलमेर ऑल इंडिया, हाँ ऐसे लिफ्ट ले गए फ्री। लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो मैं चल रहा था तो भैया एक मददगार बनकर आए। इन्होंने सिर्फ लिफ्ट ही नहीं दी बल्कि नाश्ता भी करवाया और स्टिंग भी पिलाई। नज़ारे एंजॉय करते हुए हमारी लिफ्ट खत्म हुई 120 किलोमीटर से। फिर ये भाई मिले, इन्होंने जूस पिलाया। अरे ये कौन सा गाँव है? भागू का गाँव। इसकी वजह से लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी, सभी तो भागे जा रहे थे। फिर ये ओमनी वैन आकर रुकी। अरे इसका इतिहास भी खराब है, अब समझ नहीं आ रहा कि बैठूं या ना बैठूं। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं भागू के गांव पर खड़ा था और लिफ्ट नहीं मिल रही थी। फिर ये ओमनी वैन आकर रुकी। डर लग रहा था बैठते हुए लेकिन मैं बैठ गया क्योंकि पिछले घंटे से लिफ्ट नहीं मिल रही थी और भैया ने मुझे जैसलमेर तक छोड़ा। वैसे इनको पीछे रुकना था। अंकल जी मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं एक अलग देश का प्राणी हूँ।
वेलकम जैसलमेर। फिर मैं बचता बचाता खुद को पहुंच गया इस लेक पर। जो सुकून मिला वो लफ्जों में बताना मुश्किल होगा। अंधेरा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये बाबू भाई है फोटोग्राफर, आपको जैसलमेर लेक पर ही मिलेंगे, तो अपना फोटोशूट इन्हीं से कराएं। फिर काफी देर बाद पार्टनर मिला। 8 रुपए में खाना मिल रहा था, लेकिन हम पैसे खर्च नहीं कर सकते, 0 चैलेंज पर है ना। तो हम ऐसे ही जा रहे थे तो भैया ने बुला लिया। मैंने कहा भैया पैसे नहीं है, हम फ्री यात्रा पर हैं। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं यार, तुम खाना खाओ, लेक के पास ही है भाई का होटल, जरूर जाना, स्वाद एक नंबर है। फिर हम कैंप की जगह ढूंढ रहे थे तो भाई मिले और अपनी होटल की छत पर टेंट लगवा दिया। कल पैसे खर्च होंगे या नहीं ये देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अंकल जी ने एक रात के 600 रुपए लेकर हमारा बजट हिला दिया। तो मैंने कसम खा ली थी कि अब 3 दिन बिना पैसों के सरवाइव करूंगा। 0 मनी पे सरवाइव करने का आज है दूसरा दिन। व्यू को एंजॉय करते हुए लगाए पुशअप्स। मैं घूम के भी आ गया और यो आलसी अभी तक सो रहा। सामान तो ऐसे बिखरा पड़ा जैसे हमारा घर हो। वैसे छोटा सा घर ही तो है हमारा। फिर भैया से अलविदा लेकर हम चल दिए और पहुँचे हाची हॉस्टल। सामान रखा और चल दिए घूमने के लिए। हाची हॉस्टल का क्या संबंध है ये सुन लो एक मरतबा। ये कासिम भाई है, हाची हॉस्टल के ओनर। इन्होंने हमारा कंसेप्ट सुनकर कहा तुम जितने दिन रुकना चाहो मेरे हॉस्टल में रुको और खाने की भी टेंशन मत लेना। फिर आ गए हम अंगारा रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी कासिम भाई ने भेजा था। कासिम भाई ने एक बात बोली थी कि कहीं और की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन जैसलमेर में तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा। थोड़े से इंतजार के बाद खाना भी आ गया। पहले ही बाइट में मजा आ गया। फिर कोल्ड ड्रिंक आई। ओपनर था लेकिन तुम्हें पता मेरे तो चूल्हा है। खाना इतना टेस्टी था कि सारा ही तो निपटा दिया। फिर व्यू को एंजॉय किया और गप्पे शप्पे लगाए। फिर चाय पीकर खतरों से खेलते हुए आ गए सनसेट देखने। हॉस्टल पहुँचे, खाना खाया और पढ़ के सो गए। तीसरे दिन खर्चा होगा कि नहीं ये देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह उठा, कचौड़ी के साथ नाश्ता किया और फिर कपड़े धोकर नहाया और सबके साथ मिल बैठकर खाना खाया। फिर कार में बैठ के हम चल दिए असली रेगिस्तान देखने। भैया ने गाड़ी का हेलीकॉप्टर बना रखा था, लेकिन मजा पूरा आ रहा था। पहली बार ये ऐसे घर और कैक्टस देख रहा था। गाड़ी से उतरकर हम चल दिए अंदर। ऊपर जाकर व्यू देखा, ओए होए शानदार। और ये अंग्रेज कभी चोरी छोड़ेंगे कि नहीं। फिर अपनी डिटेल्स भरी और इनका शूट किया और जीप में बैठकर चल दिए जीप सफारी करने। मजे के चक्कर में मोबाइल रेत से भर गया, लेकिन मजा फिर भी लिया। चल वहाँ तक चल। थक गया मैं तो भाई, पर सांस फूल गया भाई। भाई रेगिस्तान बनाइयो, सांस फूल रहा है बहुत। अगर थारे अंदर एनर्जी होगी, मेरे अंदर तो है, जो भी जिम करे मैं दौड़ लगाऊं हमारे अंदर है, थारे अंदर होगी नहीं तो तुम आइयो ना। तुम कलाई वालो, तुम नहीं हो बिल्कुल भी, यहाँ से नहीं मर जाओगे। फिर अंधेरों से खेलते हुए कैंप आए तो ढोल से हुआ स्वागत। खाटे बिछ गई हैं प्रोग्राम के लिए। मैं नहा लूं, आप अगली वीडियो में आए। रेगिस्तान में खेलकर अंधेरों से खेलते हुए मैं लग गया था नहाने। तो बाहर आके देखा तो प्रोग्राम शुरू हो गया था। मैं कॉफी पी रहा था और सामने डांस हो रहा था। सबकी बियर और दारू चल रही है, लेकिन तुम्हारा भाई सिर्फ पानी चलाएगा। थोड़ा सा डांस देगा लेकिन ज्यादा सा किया। जब थक गया तो भरपेट खाया। फिर 2 बोतल पानी की लेकर आ गए रेगिस्तान सोने के लिए इन खटियाल्स पर। गुड नाइट। सुबह हुई मजेदार। थोड़ी चहलकदमी की, अगर बैठे तो नाश्ता भी आ गया। नाश्ता कर लिया लेकिन हमारा इतने में कुछ नहीं हुआ। फिर बकरियों के साथ खेल रहा था तो कपड़ों में कांटे लग गए। फिर यहाँ का कुआं देखा तो पानी उबल रहा था। फिर मैं गाँव घूम रहा था तो भाई लोग मिले। फिर फटाफट वापस आकर बैग उठाया और चल दिए वापस जैसलमेर। भेड़ों को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर वापस हॉस्टल आकर अंगड़ाइयाँ तोड़ी और खाना खाकर पढ़ के सो गए। 3 दिन विदाउट मनी सफल हुआ। अगला चैलेंज क्या करूं बताओ। मन बिल्कुल नहीं था उठने का, लेकिन उठना पड़ा नाश्ता करने के लिए। यहाँ मेरी अम्मी तो है नहीं जो बाद में भी मुझे नाश्ता दे देगी। कपड़े धोकर ऊपर जाकर खाना लगाया। कचौड़ी, रोटी, चूरमा, सब्जी का नाम आई डोंट नो, और साथ में ताजी लस्सी, एक नंबर। फिर बातें करते करते शाम हो गई तो डिनर किया। फिर अपना शरीर देखा, डिसअपॉइंटेड। इसका भी करेंगे कुछ, लेकिन घर जाकर। अगले दिन सुबह सुबह नहाकर कपड़े पहने, नाश्ता किया, फ्लैग लिया, बैग उठाया और कासिम भाई से अलविदा ली। 5-6 दिन हो गए जैसलमेर में, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ।
वाह, थैंक यू सो मच कासिम भाई इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर पार्टनर से अलग होकर चल दिया और रुकी थार, और थार में मिली आज की पहली लिफ्ट। भैया आर्मी में है और हमारी काफी बातें हुई। फिर ये बाइक रुकी, अंकल जी आर्मी रिटायर्ड हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया खड़े खड़े, अब तक लिफ्ट नहीं मिली और आज का सफर भी बहुत लंबा है, जोधपुर जाना है जो कि अभी 270 किलोमीटर दूर है। फिर ये स्कॉर्पियो रुकी, मैं बैठ तो गया लेकिन जो इन्होंने लेनी की बस क्या बताऊं। पहले पूछा नाम, मखा सलमान, फिर कहने लगे मुस्लिम, मखा जी मुस्लिम हूँ, तो फिर आईडी मांगी और आईडी देखने के बाद भी बोल रहे हैं कि मुझे तुम सही इंसान नहीं लग रहे। नहीं मैं तो आतंकवादी हूँ, यहाँ इतनी दूर तुम्हें दौड़ाने आया। कहने लगे तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, मकसद है तो कुछ अलग करना है, अगर तुम्हारे बस की है तो तुम करके दिखा दो। और ये भाई साहब प्रधान जी हैं 30-35 गाँव के, जब ये हाल है। अब आगे पता नहीं क्या क्या होगा, तुम अगली वीडियो में आओ। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं जैसलमेर से जोधपुर जा रहा था और इस मनहूस कार में बैठा था। प्रधान जी ने मूड खराब कर दिया उल्टे सीधे सवाल पूछकर। भाई मिले, भाई ने मूड सही किया ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिलाकर, और फिर बची हुई कोल्ड ड्रिंक भी मुझे ही दे दी। फिर ये भाई मिले, इन्होंने पेट्रोल डलाया 106 रुपए 19 पैसे, इतना महंगा। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ डे 11 ऑफ मूविंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। मैं पैदल जा रहा था, पीछे से पार्टनर आया और मुझे बैठा लिया। नजारे देखते देखते पार्टनर तो सो गया और इसे देखते देखते मैं भी सो गया, लेकिन भैया सोए नहीं, भैया ने हमें उतार दिया। वो जो कोल्ड ड्रिंक मिली थी मैंने पार्टनर को पिलाई और भैया ने मुझे लिफ्ट भी दी और चाय भी दी। फिर ट्रैक्टर रुका, बैठ तो गया लेकिन जल्दी ही उतरकर भाई लोग के साथ आ गया। ये भाई शौक हो गया जब इसने सुना कि 10 दिन में सिर्फ 960 रुपए खर्च हुए, वो भी 2 बंदों। फिर मैं अपनी मंजिल पर यानी जोधपुर पहुंच गया, बैग रखा, नाश्ता किया और फिर खाना खाया और बिस्तर लगाया और सो गया। अभी तक 1511 किलोमीटर कवर हो चुका है और आगे भी काफी बचा है। आगे देखने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और कितनी मेहनत करूँ यार मैं, ऐसे क्या ही करूँ जो चैनल जल जाए। इतना खतरनाक चैलेंज कर तो रहा हूँ लेकिन कोई आउटपुट नहीं है। नींद पूरी करके उठा, जोधपुर में भाई का दोस्त है वहाँ रुका हूँ। पहले नाश्ता किया, फिर भाई ने लस्सी पिलाई। भाई ने काफी रोका लेकिन रुक नहीं सकता था तो चल दिया और पकड़ी आज की पहली लिफ्ट। ये भाई लोग मिले, कहने लगे चाय पी लो, मगर ना भाई अभी अभी तगड़ा नाश्ता करके आया। टुडे इज द डे 12 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। आज 261 किलोमीटर कवर करना है क्योंकि आज माउंट आबू जाना है। पॉसिबल होगा या नहीं कमेंट करो। अच्छे खासे अलग हो जा, फिर मिल जा और ऐसी जगह मिले दोनों, दूर दूर तक कोई नहीं और न इधर कोई। अरे अब हमें पता नहीं लिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों को देख कर तो ऐसे ही नहीं कोई देने का। तो चलते हैं पैदल पैदल, 1 किलोमीटर दूर है हाईवे, तो हाईवे तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा लग रहा है। फोन 4, आदमी 3 और बुनाई 1, और ये तो 2 में बना रहा। मैं बनाने लग गया तो कहने लगा आधे घंटे बाद आइयो। अभी से कोई बताओ, मेरे पास तो वैसे टाइम नहीं है, मुझे तो वैसे बहुत दूर जाना। फिर ये ट्रक रुका, मैं बैठ गया। मैं नजारे एंजॉय कर ही रहा था कि भैया ने पूछा चाय पियोगे, मखा जी, क्योंकि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह चाय को ना किया था, उसके बाद कुछ नहीं मिला खाने को, तो अब ना नहीं कर सकता। चाय पी लेकिन या तो पेट तक भी नहीं गई। भैया ने पूछा सिगरेट पिएगा, मगर ना जी। कहने लगे नमकीन ले ले, मगर दिला दो। नमकीन ली, मजे से खाई पानी के साथ, जिससे थोड़ा छक जाऊं। शाम के 4 बज रहे और भूख दबा के लग रही। माउंट आबू कोई मेरी लिस्ट में नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही सिलेक्ट किया। ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया, ये मेरी किस्मत ने सिलेक्ट कराया। किस्मत ने सिलेक्ट करा दिया। मुझे कोई अता पता नहीं था कि माउंट आबू में बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला। माउंट आबू में ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, चलो आइए देखते हैं। नमकीन खाकर इस ट्रक से मैं उतर चुका था और जा रहा था। मेरा नुकसान हो चुका था और मुझे कोई खबर नहीं थी। फिर मैंने भाग भाग के दूसरा ट्रक पकड़ा। यार अंकल जी छोड़ दोगे? तुम एक बार ट्रक देखो यार। भैया का सपना था साइकिल से ऑल इंडिया ट्रेवल करना, वो तो नहीं हुआ, लेकिन भैया ट्रक से ऑल इंडिया कवर कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ डे 12 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। मैं अपनी मंजिल से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर था और लिफ्ट मिलनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर डर भी लग रहा था। फिर 4 बंदों से भरी ये कार मेरे पास आकर रुकी। मैं ऐसी गाड़ियों में बैठता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों आज बैठ गया। मुझे दिखा हाथ में धागा, मतलब चारों हिंदू। तभी इन्होंने पूछा मेरा नाम और मैंने बता दिया सलमान। इन्होंने गाड़ी एकदम रोक दी और पिलाई चाय। हमारी काफी बातें हुई। इन्होंने मुझे बताया कि ये जात धर्म बाद में आता है, पहले आता है इंसान। फिर भाई से अलविदा लेकर मैं चल दिया और पकड़ी टैक्सी। टैक्सी क्यों पकड़ी, ऐसा क्या हो गया आज जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करना पड़ा और नुकसान क्या हुआ है, सब कुछ जानने के लिए पार्ट 2 देखें। मैंने टैक्सी क्यों पकड़ी, ऐसा क्या हो गया माउंट आबू जाते वक्त, आइए मिलकर जानते हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ डे 12 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। मैं भाई के साथ चाय पी रहा था तो
बातचीत हुई और भाई ने कहा कि यहाँ लिफ्ट मत लेना और पैदल मत चलना और कैंपिंग तो भूल ही जाओ। इसलिए मैंने टैक्सी पकड़ी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चोरी ही नहीं होती और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने घर वालों को सिचुएशन से आगाह कर दिया और लोकेशन भी शेयर कर दी और व्यू एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा और डर भी बढ़ने लगा। भैया से थोड़ा पैसे कम करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। भैया से 200 में बात फाइनल हुई थी, लेकिन भैया ने 150 काट कर दिल खुश कर दिया। जैसे कि भाई ने मना किया था कैंपिंग के लिए, तो मैंने सस्ते से सस्ता रूम देखा। अंकल ने कहा 2 रात के 2000 साइन किए और रोना शुरू कर दिया। थोड़ा बच्चा नहीं हमें क्या है, हमें भी आगे जाना और यहाँ पर तो बस फंस गए हम कसम से, समझो। जो मजदूरी करता है ना उसके पेट पे लात नहीं मारने का। ना वो तो बात आपकी सही है। नहीं, जो मजदूरी करके ठेठ यहाँ से यहाँ तक लाया उसको 100 रुपए देना, मुझे आपसे कमाना नहीं है। अपना बच्चा नहीं, अपना बच्चा समझ करके ही दे रहे हैं। अपना ही समझ लो। अरे इसमें 500 में आप 1 घंटे के लिए माउंट आबू के अंदर आप रूम तो लो सर जी। चलो खैर, रो रागर 1050 में बात फाइनल हुई 2 रात की और चल दिया कुछ खाने। सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, बीच में 1 चाय और नमकीन और उसके बाद कुछ नहीं। 8 बज रहे और भूख दबा के लग रही। खर्चे का तो दुख है ही, लेकिन जो नुकसान हुआ जिसका मुझे अभी तक कोई इल्म नहीं था, आइए अगली वीडियो में मिलकर जानते हैं ऐसा क्या नुकसान हुआ जिसका दुख बहुत हुआ। पैसे नहीं काटे थे तो पहले काटते हैं पैसे। 150 रुपया टैक्सी, 1050 रूम के, और आइए मिलकर जानते हैं माउंट आबू में ऐसा क्या नुकसान हो गया। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ डे 12 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। भूख ज्यादा लगी थी तो मैं रेस्टोरेंट आ गया और अनलिमिटेड खाने की बात की। इन्होंने कहा 180, मखा ना जी कम करो। इन्होंने कहा 160, मखा ना जी कम करो। इन्होंने कहा 150, मखा ना जी 130 में बस फाइनल करो। खैर मान ही गए। खाना आ गया, मका नींबू निचोड़ लूं, फिर तुम्हें अपना जलवा दिखाता हूँ। और खाना शुरू कर दिया। 4 रोटी हो गई, 2 और ली, फिर थोड़े से चावल भी लिए और 2 रोटी और ली। अंकल जी का मुंह देखने लायक था क्योंकि 8 रोटी प्लस चावल 130 रुपए में, और सब्जी तो पता नहीं कितनी खाई, टोटल 260 रुपए। फिर आ गया तुम्हारा भाई बदमाश बनने। कुछ लोग बहुत बोल रहे, उन्हें करूंगा इससे सही। मैं बहुत खुश था, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रुकती। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। रूम में गया, सारा सामान ही तो खोल दिया, लेकिन चार्जर नहीं मिला। फिर याद आया कि इस ट्रक में लगाया था और वो वहीं छूट गया। बस अब क्या कर सकते थे अफसोस के अलावा। ओरिजिनल तो नहीं ले सकता, बजट नहीं है इतना, तो 140 में लोकल चार्जिंग केबल ली। एडेप्टर ज्यादा महंगा है इसलिए नहीं लिया। बस फिर रूम पर आकर गाने सुनते हुए फोन चार्ज किया। माउंट आबू में और कितना खर्चा होगा जानने के लिए फॉलो करो। यह भीड़ सी क्यों लग रही, मौत हो गई दिखे। टुडे इज द डे 13 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। नहा लिया लेकिन खाज फेर भी नहीं हटी। हाल तो ऐसा बना रखा कमरे का जैसे हमारे बाप का घर हो। नाश्ता नहीं किया, घूमने चल दिए। लेकिन ना देखो तुम देखो ये 400 रुपए, इन्हीं में आज का पूरा दिन गुजारना, इसीलिए नाश्ता भी नहीं किया। 300 रुपए में एक्टिवा मिल रही थी, पेट्रोल डलाकर मजे से घूम सकते थे, लेकिन इतने पैसे कहाँ हमारे पे, इसलिए पैदल ही चल दिए। पैदल चलना चाहिए, हेल्थ भी सही रहेगी। उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे। अब ऊपर आया, भीड़ देखी, मैं डर गया। मगा दिखा कोई मर गया। पास जाकर देखा, यहाँ तो शायरी चल रही। मगा पार्टनर शायरी छोड़, भूख लग रही। इसने कहा हाँ यार लग रही। मगा चल फिर कोई लिमिटेड वाला मुर्गा ढूंढेंगे। इसने कहा चलो चलो चलो। मगा रुक, व्यू दिखा दो पहले। जी फंस गया मुर्गा। अंकल जी 160 कह रहे थे। मखा ना जी कल 130 में खाया अनलिमिटेड। अंकल ने पहले ड्रामे करे, फिर कहा खा लो, क्योंकि इनके पास कोई कस्टमर ही नहीं था। मैंने मन में कहा मगर टेंशन ना लो, 4-5 कस्टमर जितना खाएंगे। और भूख टॉप की लग रही, सुबह कुछ नहीं खाया, नाश मारना बढ़ेगा। मतलब रात तक के खाना, रात का क्योंकि इंतजाम है नहीं। 400 रुपए है, पूरा दिन गुजारना, कल तक कैसे नहीं। तो अब खाना आने वाला बढ़िया करके नाश मार दूंगा कसम से। अनलिमिटेड वाला कर रहा है, 8 रोटी तो कम से कम खानी। लो भाई खाना आ गया, हाथ पूरी तेज चल रहा। थोड़ी देर में चावलों का भी नंबर लगा दिया भाई। 9 रोटी प्लस चावल, कल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंकल जी यूँ देख रहे, इंसान है जानवर। 2 आदमी 18 रोटी पेल गए। चावल और सब्जी का तो नाश मार दिया, लेकिन पैसे देखते ही अंकल जी ने रंग बदल दिए। ज्यादा पैसे काट लिए। कितने काटे, क्या हुआ, अगली वीडियो में बताते हैं।
दिस इज द पार्ट 2 ऑफ डे 13 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। आपने पिछली वीडियो में देखा कि खाना आ गया था, खा भी लिया था, लेकिन जब पैसे दिए, इनको काटने चाहिए थे 130 के हिसाब से 260 रुपए, लेकिन इन्होंने काटे 280। बहुत कोशिश की मैंने अपना हक वापस लेने की, लेकिन नाकाम रहा। मगर कोई नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और मैं चल दिया सनसेट देखने। मुझे लगा अंकल जी अपनी इच्छा से उल्टे चल रहे होंगे, लेकिन फिर मुझे एक और अंकल दिखे तो फट के हाथ में आ गई। मखा यहाँ की जमीन में कुछ है। फिर मैंने खुद चलकर ट्राई किया तो सुकून मिला, मगर जमीन नॉर्मल है। सनसेट देख कर चले तो दिखे काले भालू। मैंने इनसे पूछा, ओ काले भालू कहाँ मेरा खल्लू। मैंने दोबारा पूछा, ओ काले भालू कहाँ मेरा खल्लू। मखा भाई तुम बनाओ वीडियो, मैं तो निकलूं, मुझे तो डर लग रहा। जाते हुए 2 दूध के पैकेट और 1 ब्रेड, मात्र 50 रुपए। खाने के पैसे तो है नहीं, इसलिए मखा कॉफी बनाएंगे। भूख भी लग रही, दोपहर खाई थी रोटी, अब बना रहे कैसी बनेगी। पानी ज्यादा से डाल देंगे, ज्यादा से बन जाएगी, और ब्रेड खा के डाल के सो जाएंगे अपना आराम। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दो इसी चाय की तरह। या कॉफी भाई आज में कुछ पड़ा। अरे यार शिट 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 शिट। लो भाई तारी बद्दुआ लग गई, सवरो तारी तारी नजर लग गई, इसमें कीड़ी गिर गई। लेकिन छोड़ने के हम जब भी नहीं, कीड़ी काट दी और कीड़ी काट के खा लेंगे बड़े भाई। कुछ है ना? आज ऐसा क्या हुआ जो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे भागना पड़ा। मैं भाग पाऊंगा या नहीं, आइए देखते हैं। टुडे इज द डे 14 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। आज का सफर ज्यादा लंबा नहीं है, तो सुकून से उठा, बैग पैक करके नहाया नहीं, ऐसे ही चल दिया। टैक्सी पकड़ी, बैग ऊपर रखा, खुद को अंदर रखा और इन पहाड़ों को अलविदा बोलते हुए चल दिया। मैंने टैक्सी क्यों पकड़ी उसके लिए आपको 1-2 वीडियो पीछे जाना होगा, लेकिन मैं आगे जाऊंगा। पालनपुर के पास वडगांव, जो ज्यादा नहीं बस 106 किलोमीटर है। कौन है वहाँ बताऊंगा। अभी के लिए रास्ता खत्म हो गया, बैग ले लूं। भैया ने हमें अबू रोड पर छोड़ा और मैंने उनके पेटीएम पर 150 रुपए छोड़े। लिफ्ट लेने का मन नहीं था तो पैदल पैदल चल दिया और थक कर लिया आज की पहली लिफ्ट। अगर इस रास्ते से जाऊं तो डिस्टेंस कम पड़ेगा, लेकिन मैं हाईवे से जाऊंगा क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सुनसान है। कभी सोचा नहीं था कि ऑटो से इतनी लंबी लिफ्ट भी मिल सकती है और साथ में चाय भी। लगभग 10 किलोमीटर की ये लिफ्ट बॉर्डर पर समाप्त हुई। लो भाई अभी मैं राजस्थान में हूँ, गुजरात में आ गया। अब मैं गुजरात में आ गया, एक नई स्टेट अनलॉक हो चुकी है, तो अब गुजरात घूमते हैं अच्छे से। मैंने जैसे ही गुजरात में पैर रखा वैसे ही गुजरात पुलिस ने पकड़ लिया। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यहाँ दारू बैन है। कहीं पुलिस इस बड़े बैग में दारू न सोच रहे हो। मुझे काफी डर लग रहा था, तो मौका लगाकर मैं भागा, खूब भागा। क्या मैं भाग पाऊंगा या नहीं, आखिर क्या होगा मेरा, देखने के लिए फॉलो करें। आपने देखा कि गुजरात पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था और फिर मैं भागा। मैं भागने में सफल हुआ या नहीं, आइए देखते हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ डे 14 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। सुबह माउंट आबू से निकल गया था और पालनपुर के पास वडगाम पहुंचना है। बॉर्डर पार किया, गुजरात में एंट्री हुई, पुलिस से मुलाकात हुई। पुलिस ने मुझे देखा तो अफरा तफरी का माहौल था। सब मेरे पास आते जा रहे थे, मुझसे पूछने लगे कहाँ से हो बेटा, कहाँ जा रहे हो, क्या मकसद है, नाम क्या है। फिर मुझे बिठाया, कहा थोड़ा आराम कर लो। मतलब यार गुजरात पुलिस एक नंबर पुलिस, माय फेवरेट पुलिस गुजरात पुलिस। फिर जब मैं जाने लगा तो मुझसे पूछा कि खुद चले जाओगे या हम बिठाएं। मगर आप ही बिठवा दो, क्योंकि ये बॉर्डर है और गुजरात का बॉर्डर है, तो लिफ्ट मिलनी थोड़ी मुश्किल थी। फिर सर ने गाड़ी रुकवाई, मैं भागा, पूरी तेज भागा कि कहीं निकल ना जाए, कि कहीं निकल ना जाए, कि कहीं निकल ना जाए, और सही सलामत गाड़ी में बिठाया। थोड़ी आगे जाकर भाई ने कहा चलो चाय पीते हैं, तो हमने चाय पी। ये गाड़ी पंजाब में एक्सीडेंट हुई है और पालनपुर जा रही है। मैं मोटा हूँ या बैग मोटा है, मैं तो निकल गया, इसका मतलब बैग मोटा है। वही चढ़ाई है बे, कल्ली चढ़ाई, फिसल गया ना, सीधा नीचे गिर वहाँ। गया 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 बे। ट्रेन ना जा, ट्रेन आ गई ना, मैं गया। मेरे से आधी उम्र का है और ट्रैक्टर चला रहा, और मैं यहाँ बिरान फिर रहा। लेकिन यार तुम फैन फॉलोइंग देखो। फिर बाइक बदली, फिर दूसरी बाइक, फिर तीसरी बाइक ने पहुंचा दिया। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 2 चाय पी रखी है। मैं यहाँ पर किसके पास आया हूँ, नाश्ता होगा या खाना या कुछ नहीं, जानने के लिए फॉलो करें। क्या आज रात में यही तबेले में सोऊंगा? किसकी लड़ाई हो गई जो हमें डंडे वगैरह लेके जाना पड़ा, आइए देखते हैं। दिस इज द पार्ट 3 ऑफ डे 14 ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम सहारनपुर टू कन्याकुमारी फॉर फ्री। आपने देखा कि माउंट आबू से निकलकर मैं
वडगाम पहुंच चुका था। मेरा एक बड़ा भाई है, मैं यहाँ उसी के दोस्त के पास आया हूँ। भूख काफी तेज है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। 3 बजे पहुंचा। भाई ने पूछा खाना खा लिया था? मैं कहा हाँ खा लिया था। अब इन्हें कैसे बताऊं, मैंने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। माशाल्लाह नाश्ता आ गया। मावे की मिठाई, खूब सारी नमकीन और कोल्ड ड्रिंक, वो भी 2.5 लीटर में। कई दिन से मीठा खाने का मन था। थैंक यू नईम भाई मिठाई के लिए। लेकिन बात सिर्फ नाश्ते तक ही नहीं रुकी। पेट को सांस नहीं आ रहा और भाई कह रहे चलो अब खाना खाते हैं। मैंने कहा भाई नाश्ता कर लिया, खाना खाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन भाई कहाँ मेरी मानने वाले थे, जबरदस्ती लेकर चल दिए। ढाबे पे गए, किस्मत ने साथ दिया। जो भाई खिलाना चाहते थे वो नहीं मिला। फिर दूसरी जगह गए, वो होटल बंद। क्या भाई हमें खाना खिलाकर ही छोड़ेंगे या हमें हमारी किस्मत बचा लेगी? कमेंट करो। क्या हम यही तबेले में सोएंगे? और लड़ाई किसकी बजी जानने के लिए फॉलो करें। क्या भाई हमें खाना खिला पाए थे? आइए देखते हैं। तुम्हें देखा तो जा। पिछली वीडियो में आपने देखा कि वडगाम पहुंचकर नाश्ता किया और फिर भाई के साथ चल दिया खाना खाने। आकर थोड़ी देर बैठे। मैं खुश था कि यहीं तबेले में सोएंगे, कुछ नया सीखेंगे। लेकिन भाई हमें होटल लाए और रूम दिला दिया। कहने लगे वहाँ तुम्हें मच्छर लगेंगे और नींद भी सही नहीं आएगी। और सिर्फ रूम नहीं दिलाया, साथ में कहा नीचे रेस्टोरेंट भी है और दुकान भी, जो मन करे वो खाना और शर्म बिल्कुल ना करना और 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सो गया और शाम के वक्त भाई के पास आ गया। तुम लोग सोच रहे होंगे कितना बेशरम इंसान है, मना भी नहीं करा होटल के लिए। भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे मैंने कितना मना किया उनको, बस मैं उनकी जिद के आगे हार गया और मेहमान नवाजी किसे कहते हैं वो सीख गया। फिर हमने चाय पी। दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने आज तक ऐसी चाय नहीं पी होगी। मतलब यार कड़ा हुआ दूध भी फैलता है चाय के आगे। चाय के बाद भाई लेकर चल दिए डिनर के लिए। डिनर किया और आकर पड़ के सो गए। क्या मैं कल भी यहीं रुकूंगा या फिर आगे जाऊंगा और होटल के पैसे कौन देगा जानने के लिए बस फॉलो करें। आज का सफर बहुत ज्यादा तवील होने वाला, 280 या 270 के आसपास जाना है। देखते हैं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी लिफ्ट लेकर। आज है डे 15। सुबह उठा, इतने सारे बाल टूटे हुए देखकर रोना आ गया। फटाफट बैग पैक किया और भाई के पास आ गया। भाई ने दूध इतना पिला दिया कि लेटना पड़ा। लेटे लेटे वक्त ज्यादा हो गया तो फटाफट चले आए, बैग उठाया और चल दिए। सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे, जब कोई आया तो नजरों पे छाया तो 270 नहीं 280 जाना। आज का सफर बहुत ज्यादा तवील होने वाला, देखते हैं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। और भाईचारा और एकता बनाए रखें, बिल्कुल ना लड़े। दूर वहाँ से चलता हुआ आ रहा और मुझे पहुंचना ब्रिज के पास। मगर लिफ्ट क्या ही लूं, थोड़ा पैदल भी चल लूंगा। पैदल चलूंगा तो थोड़ा मजा भी आएगा, थकना भी तो चाहिए ना। एक तो गुजरात में लिफ्ट नहीं मिल रही और जो मिली इतनी खतरनाक मिली के आज गुजरात के बारे में कुछ ऐसा मालूम हुआ जो शायद तुम्हें कभी मालूम ही ना चले। चलिए आइए मिलकर जानते हैं वो क्या है। मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी लिफ्ट लेकर एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ डे 15। आज का सफर थोड़ा लंबा है जो कि पड़ेगा अप्रॉक्स 280 किलोमीटर। क्या पॉसिबल होगा कमेंट करके बताओ। मैं खड़ा हूँ, काफी देर से खड़ा हूँ। गाड़ी आ रही है, जा रही है, मगर लिफ्ट नहीं मिल पा रही है। ना बाइक रुक रही है, ना एक्टिवा रुक रही है, ना कार, ना ट्रक। मैं सारे होप छोड़ चुका था और पैदल जा रहा था। ये ट्रक आया, रुका और मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने भैया से पूछा कहाँ तक जाओगे? भैया ने कहा आनंद। मैं खुश हो गया क्योंकि लगभग 230 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी थी। मुझे लगा हम दोस्त बन जाएंगे क्योंकि एक साथ काफी दूर तक जाएंगे, मगर गप्पे शप्पे लगाते हुए जाएंगे। लेकिन भैया शायद मौन व्रत पर थे। आनंद के सिवा दूसरा शब्द अभी तक नहीं बोले। मैं कुछ ज्यादा ही बोर होने लगा था क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए। भैया चुप हैं, तम्बाकू बना रहे और खा रहे। अहमदाबाद पार करके हम रुके लंच के लिए। मैं खुश हो गया, मगर चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। भैया ने अपना टिफिन लिया और चलते हुए बोले सामने ढाबा है, तुम भी जाकर कुछ खा लो। भूखे पेट ही आगे का सफर कंटिन्यू किया। सफर खत्म हुआ, मैं उतरने लगा। भैया ने कहा किराया। मगा कौन सा किराया? कहने लगे जो तुम्हें यहाँ तक के लाया फ्री में लाया, मगर पैसे भी लगते हैं। ऐसे ही काफी देर हमारी बहस चली और जीत मेरी हुई, लेकिन मूड इतना खराब हो गया कि आगे कुछ शूट नहीं किया। वडोदरा आया, नाश्ता किया, खाना खाया। कल बताते हैं किसके पास मैं यहाँ आया। मैं यहाँ वडोदरा में किसके पास रुका हुआ हूँ, आइए बताते हैं। मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी लिफ्ट लेकर और आज है डे 16। आज हम जमाएंगे रोड़ा। गुड मॉर्निंग हो गई, धूप भी निकल गई, बच्चा भी उठ गया, लेकिन आलसी नहीं उठा। मैं नहाया और नाश्ते पर आ गया। आज हमने खाई पाव भाजी। भाजी 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 भाजी। फिर मैं थोड़ी देर बिल्ली के साथ खेला। फिर 10 रुपए का ब्रश, 10 रुपए का सर्फ लाया क्योंकि कपड़े सारे ही तो गंदे हो गए।
मैं धोने को चला ही था तो सुफियान आया और कपड़े लेकर चला गया कि मम्मी धो देगी। ये तोसीफ भाई है, इन्हें मैं गुजरात में कैसे जानता हूँ। ये भी 2 साल पहले हमारे यहीं सहारनपुर में रहते थे। 5-6 साल लगभग ये वहाँ पर रहे, तो बड़े भाई जैसे हैं। फिर कपड़े फैलाए और आगे का रूट बनाया, क्योंकि 15 दिन हो गए घर से निकले हुए और अभी गुजरात तक ही पहुँचे हैं। बहुत लंबा सफर अभी बाकी है, लगभग 2000 किलोमीटर, और घर की याद भी बढ़ती जा रही है। शाम हुई तो कपड़े तय किए और खाए पाए, पूरा गला साफ हो गया। रूट क्या बनाया और यहाँ से कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, देखने के लिए फॉलो करें। ऐसा क्या हुआ जो मुझे लैपटॉप तोसीफ भाई को देना पड़ा। मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी लिफ्ट लेकर, और आज है डे 17। क्या मुझे होगा कोई खतरा। सुबह उठकर नाश्ता किया अपनी वीडियोस देखते हुए, फिर बैग पैक किया और ये कुछ सेब तोसीफ भाई ने दिए हैं रास्ते के लिए। क्या तुम्हें पता था कि मेरे पास लैपटॉप भी है? कमेंट में बताओ। बैग लिया और तोसीफ भाई को लैपटॉप दिया। क्यों दिया पता नहीं, बस दिल ने कहा कि शायद आगे कुछ बुरा होने वाला है, बस इसी डर में दिया। बैग रखकर कार में बैठा ही था कि मेरे वजन से हवा कम हो गई तो हवा डलवाई। तोसीफ भाई को अलविदा बोलकर हम दोनों चले ही थे कि हल्की सी तू में हुई, और वो तू में इतनी बड़ी लड़ाई बन गई कि इसने कहा मैं जा रहा। मखा जा फिर चल निकल, मखा तेरे बिना भी ट्रिप पूरी हो सकती है। आपने देखा कि तोसीफ भाई ने जैसे ही हमें छोड़ा, हम दोनों में इतनी बड़ी लड़ाई बच गई कि पार्टनर मुझे छोड़कर जाने लगा और मैंने उसे रोका तक नहीं। देर न करते हुए मैंने अगली लिफ्ट पकड़ी, क्योंकि उसके चक्कर में मैं अपनी इस यात्रा को, अपने इस सपने को बीच में नहीं छोड़ सकता। फिर भाई से अपनी आईडी फॉलो कराकर मैं चल दिया और पकड़ा ट्रक। ये लिफ्ट इतनी आसानी से नहीं मिली जितनी आसानी से तुम्हें दिखी, बल्कि 30-40 मिनट धूप में खड़ा रहने के बाद मिली। थोड़ी सी दूर जाते ही भैया ने गाड़ी साइड में लगा दी। मैंने पूछा भैया इतनी सी ही थी बस लिफ्ट? भैया बोले नहीं यार आगे जाएंगे, पहले थोड़ी चाय पियेंगे। मखा चलो मैं मुंह धो लूं बस। चाय तैयार नहीं थी और भैया के पास इतना वक्त नहीं था कि चाय बनने का इंतजार करें, तो आगे का सफर कंटिन्यू किया। थोड़ी देर में ऐसा जाम लगा कि टेंशन होने लगी, क्योंकि आज दमन पहुंचना है, जो कि है 250 किलोमीटर। और इससे बड़ी टेंशन ये है कि टेंट पार्टनर के पास है और उससे हो गई है लड़ाई। ये सब सोचते हुए रोना आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगी यात्रा। ना टेंट है ना पार्टनर है, साथ में जाम है और आधा खाने का सामान भी पार्टनर के पास है। मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी लिफ्ट लेकर, एंड दिस इज द पार्ट 3 ऑफ डे 17। क्या आज होगा कोई बड़ा खतरा? आपने देखा भैया के साथ मैं ट्रक में जा रहा था, फिर ऐसा जाम लगा कि 2-3 घंटे यही जाम में बीत गए। वो तो ठीक है भैया के ट्रक में एसी है, वरना आज तो मर ही जाते धूप की गर्मी से। मुझे पार्टनर दिखा मेरे पास आता हुआ। मका यहाँ कैसे? कहने लगा पानी है क्या, प्यास लग रही। मका ना है नहीं, तू अलग निकल, सुबह लड़ा था ना मुझसे, अब भुगत। मैंने थोड़ी देर सोचा, मका चल यार तू पानी ले, मेरा दिल बहुत बड़ा, मैंने तुझे माफ कर दिया। भैया ने पूछा तेरा ही साथी है क्या? मका हाँ। कहने लगे इसी गाड़ी में बुला ले फिर। अब इन्हें कैसे बताऊं, मेरी तो लड़ाई बज रही इससे, लेकिन मैंने फिर भी बुला ही लिया। दिल जो बड़ा है मेरा। भैया की वजह से हमारी दोस्ती फिर से हो गई, और इसी खुशी में सुबह मिले हुए सेब काटे हमने भी खाए और भैया ने भी। अब मुझे टेंशन होने लगी, क्योंकि भैया लेके जा रहे होटल में कि तुम भी कुछ खा लो। अब इन्हें कैसे बताऊं कि खा तो लेंगे, लेकिन पैसे तो नहीं खर्च कर सकते। अब बैठ तो गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा खाना खाया जाए या नहीं। मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी लिफ्ट लेकर। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ डे 17। आज नहीं होगा कोई खतरा। पिछले पार्ट में आपने देखा कि भैया हमें जबरदस्ती होटल में लेकर आ गए थे, हम बैठ भी गए थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि खाना खाएं या नहीं। उसी बीच मैंने पार्टनर से कहा मगर जो होगा देखा जाएगा, भूख ज्यादा है, पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि गिल्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर पैसे ना दिए, इसलिए देर ना करते हुए मैं काउंटर पर पहुंचा पैसे देने के लिए, लेकिन भैया ने देने नहीं दिए। कहा कि तुम मेहमान हो। फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुश हूँ या उदास, तो मैं सो गया। 137 किलोमीटर की लिफ्ट 8 आवर्स में पूरी हुई। शाम हो गई है तो आगे जाना सही नहीं होगा, क्योंकि दमन अभी 60-65 किलोमीटर दूर है। इस होटल में बात करते हैं अगर चारपाई पर रात गुजारने की इजाजत मिल जाए, जो कि मिल गई। इजाजत तो मिल गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया जो हमें आधी रात यहाँ से जाना पड़ रहा है, और अब रात में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रात बिताएंगे। आज से पहले कभी कुछ इतना बुरा नहीं हुआ मेरे साथ। आज की ये रात हमेशा याद रहेगी। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ डे 17। पिछली वीडियो में आपने देखा कि चारपाई पर रात गुजारने की इजाजत मिल गई थी। खाने के लिए कुछ था नहीं, तो पानी पीकर बैग रखकर मैं भूखे पेट ही लेट गया। उस वक्त करीब 9 बज रहे होंगे जब मुझे काउंटर पर दोबारा बुलाया गया और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा गया। मैंने बहुत कोशिश की मनाने की कि सर अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन शायद इनका जमीर मर
चुका था, क्योंकि पहले हाँ करके आधी रात अपने यहाँ से भगाना कहाँ की इंसानियत है। शायद इसलिए कि अब हम उनका रूम ले सके। उस वक्त आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे टंकी से पानी, क्योंकि आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल था और ये रोड। फिर इसी रोड पर चलने लगे आंसू बहाते हुए। काफी दूर जाने के बाद एक होटल दिखा, होटल सर्वोत्तम। मैंने इनसे बात की। काफी रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने सिर्फ रहने के लिए जगह ही नहीं दी बल्कि खाना भी खिलाया। ये सोने की जगह है, लेकिन सोऊंगा बाद में, पहले मुझे शिकायत करनी है और शुक्रिया भी अदा करना है। पूरी रात यही रोड पर बैठ के गुजारनी पड़ती अगर ये होटल सर्वोत्तम हमें रात रुकने की इजाजत न देता, क्योंकि इस होटल अपेक्स ने तो हमें आधी रात अपने यहाँ से निकाल दिया था। पहले 2 घंटे मैं सोया, फिर 3 घंटे पार्टनर सोया, क्योंकि अपने सामान का भी खुद ही ध्यान रखना था। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ, अगर यहाँ भी इजाजत न मिलती तो हम रात में कहाँ जाते। एक सेब बच रहा था, वो काटा। कमबख्त ने बड़े वाले पीस उठाए। चोर है बहन। सेब खाते हुए जा रहे थे, मस्ती मस्ती में हाथ दिया, ट्रक सच में रुक गया। मैं सोच ही रहा था कि भैया इतनी आसानी से कैसे रुक गए, क्योंकि गुजरात में अभी तक इतनी आसानी से एक भी लिफ्ट नहीं मिली। फिर मालूम चला कि भैया गुजरात से नहीं कर्नाटका से हैं। मगर तभी तो, वरना गुजरात के ट्रक तो लिफ्ट देने से पहले पैसे मांगते हैं लिफ्ट के। अब तक की सबसे लंबी लिफ्ट मिली 838 किलोमीटर। लेकिन कर्नाटका मुझे अभी नहीं जाना, मुझे जाना है सपनों की नगरी मुंबई। SRK के यहाँ दावत है, आज रात मन्नत में स्टे करेंगे। वैसे भाईजान का भी कॉल आया था कि गैलेक्सी भी जरूर आना। अब दोनों के जाना पड़ेगा, वरना जिसके यहाँ नहीं जाऊंगा वो नाराज हो जाएगा। सुबह इस मनहूस के साथ सेब खाया था, इसीलिए अभी तक कुछ नहीं मिला खाने के लिए, और भूख भी आज जल्दी ही लग गई। ये पता नहीं कौन सी जगह है, आसपास कुछ है नहीं और कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा। और जैसे ही मैंने ये कार अपने पास आती हुई देखी, मैं तो भागने लग गया और कांपते हुए ये बाइक पकड़ी। मैं भाई के साथ जा रहा था, तभी पार्टनर का कॉल आया। उसने पूछा कहाँ है। मगर तेरे से 2 किलोमीटर आगे। उसने कहा नाश्ते की लाइन है, करेगा। मगर ये भी कोई पूछने की बात है, 2 मिनट रुक, अभी आया। मैं तभी उतर गया और वापसी की लिफ्ट पकड़ी। मैं पहुंचा और नाश्ते की खुशी देखो यार तुम, समोसे और ढोकले खाकर मजा आया। लेकिन जो बाद में चाय आई, ओए होए, असली क्रेडिट उस चाय को। फिर भाई से अलविदा लेकर पहले पार्टनर को लिफ्ट दिलाई, और फिर जब मुझे लिफ्ट नहीं मिली तो मैं पैदल ही चल दिया, क्योंकि मुंबई आज ही पहुंचना है। SRK इंतजार में है। उसने खाना भी बनवाना शुरू कर दिया। 18 दिन हो गए घर से निकले हुए। दिन की कोई लिमिट नहीं है, मगर पैसे की लिमिट है। अभी अपने पास बचे हैं 6,940 रुपए, और पैसे बचाने के लिए मैं पकड़ता हूँ लिफ्ट, जैसे कि ये पकड़ी। सड़क इतनी खराब है कि हिल हिल के पेट में दर्द हो गया, लेकिन तेरा यार तो मजे से पियो पड़ा। लिफ्ट खत्म हुई, मैं उतर गया, लेकिन भैया ट्रक खड़ा करके दोबारा आए। कहने लगे मैं बिठाता हूँ तुम्हें, यहाँ तुम्हें कोई जल्दी से लिफ्ट नहीं देगा। ये गुजरात है, यहाँ लोग लिफ्ट के भी पैसे मांगते हैं। लेकिन भैया भी असफल रहे। निराश होकर जाने लगे, तभी दूर जाकर एक एक्टिवा रुकी और मैं पूरी ताकत से भागा। बड़ी बड़ी नहरें दिखनी शुरू हो चुकी हैं, जल्द ही समुंदर भी दिखेगा। बस यही सवाल है खुद से, आखिर कैसा दिखता होगा समुंदर। इसी कश्मकश में लिफ्ट खत्म हुई और भैया ने मुझसे बोला कि एक मर्तबा साइकिल से भी जरूर करना। मैं जा रहा था, तभी इस टैक्सी ने मुझे रोका और बैठने के लिए कहा। मैंने ना करते हुए बोला कि मैं लिफ्ट लूंगा, टैक्सी नहीं। इन्होंने कहा फ्री में बैठ जाओ। मैं डर गया, मगर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि टैक्सी कभी फ्री नहीं होती। और तभी मुझे याद आया कि इस गाड़ी को मैंने पीछे भी देखा था। कहीं ये लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? क्या ये चोर हैं? क्या ये मुझे लूटेंगे या सिर्फ मारेंगे? आखिर क्या होगा मेरा? आज शाम से पहले मुंबई पहुंचना है। अभी 1:30 बजा है और डिस्टेंस रहता है 180 किलोमीटर। सुबह से सिर्फ 80 किलोमीटर कवर हुआ, क्योंकि गुजरात है तो लिफ्ट कम मिल रही है और ऊपर से यहाँ की रोड खराब है। पिछले पार्ट में आपने देखा मैं काफी डर गया था, क्योंकि ये टैक्सी मुझे फ्री में बिठा रही थी और टैक्सी कभी फ्री नहीं होती। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि क्या पता आगे जाकर पैसे मांग ले या फिर कोई चोर हो, डकैत हो, मुझे लूट ले। लेकिन इनके कई बार कहने पर मैं बैठ ही गया, क्योंकि ये 2 थे और 2 को मैं आसानी से संभाल सकता हूँ, पीछे से तो और आसानी से संभाल सकता हूँ। इन्होंने कहा अगर तुम्हारे साथ और भी कोई है उसको भी बुला लो। मैंने देर न करते हुए पार्टनर को बुला लिया। इसके ठाट बाट तो देखो, अंबानी की औलाद। और ये पानी की बोतल इसके पास आई कहाँ से? डर तो पहले भी नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत था भी अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि अब 2 वर्सेस 2 हो चुका है। अगर लड़ाई हुई भी तो बराबर की होगी। क्या हमें लूटा जाएगा या लड़कर हम बच जाएंगे? आखिर क्या होगा हमारा अगर आगे इनकी पूरी टीम हुई तो? पता नहीं मुंबई जा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि टैक्सी में लिफ्ट मिली है, जो कि डर की बात है।
लेकिन पार्टनर के आने के बाद वो डर भी खत्म हो गया, क्योंकि अगर फाइट हुई भी तो बराबर की होगी, 2 वर्सेस 2। यही सब सोचते हुए वक्त बीतता जा रहा था और अभी तक हम पर कोई भी हमला नहीं हुआ था। तभी आवाज आई, भाई खाना खाओगे ना? और पार्टनर से पूछकर मैंने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। हमारी काफी बातें हुई और मानो दोस्ती ही हो गई। फिर खाना भी आ गया। हमने खूब सारा खाना खाया और खूब सारी बातें की। टैक्सी इन भाई की है, बुक इन्होंने की है। इनका नाम अजय है। हमारी लिफ्ट फ्री नहीं है, हमारा किराया यही अजय भाई देंगे। अब खुद से शर्मिंदा सा होने लगा हूँ। पता नहीं और क्या क्या कराएगी ये यात्रा। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ, क्योंकि मेहनत पूरी कर रहा हूँ मगर कोई आउटपुट नहीं है। खाना खाकर चले ही थे कि भाई पैसे देने लग गए और मैंने पैसे लेने से ना कर दिया। भाई ने 500 रुपए डालते हुए कहा, एक काम करना, आज का स्टे मेरी तरफ से कर लेना। और नज़ारे देखते हुए हमारा सफर खत्म हुआ। फिर भाई ने हमें साथ ले जाकर चाय पिलाई और अपनी साथ बस में बिठाया। पैसे वाले तो बहुत से होते हैं मगर दिलदार कोई कोई होता है। 5 मिनट की मुलाकात पर हर कोई इतना खर्चा नहीं कर सकता। टैक्सी का किराया, खाना खिलाया, उसके बाद आइसक्रीम भी, एक दिन का स्टे अपनी तरफ से, उसके बाद चाय, बस का किराया। अजय भाई चले गए। पापा की अर्जेंट कॉल आई थी उस वजह से, और वो किराए के 100 रुपए देकर गए और कहा कि बस के बाद मेट्रो पकड़ना। मेट्रो और बस में टोटल लगे 60 रुपए। 40 रुपए बच गए, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर हमें पकड़ लिया गया और चेकिंग की गई। हमारे पास चाकू वगैरह भी है, कहीं ये हमें पकड़ न ले। पिछले पार्ट में आपने देखा मेट्रो स्टेशन पर बैग चेक कराया, वो कैजुअल चेक था, सबका होता है। मुंबई के नीली झोपड़पट्टी आज तक सिर्फ मूवीज वगैरह में देखी थी, मगर आज अपनी आंखों से लाइव देख पा रहा हूँ। मेट्रो खाली हो गई, हम भी बाहर आ गए और मैं सर्च करने लग गया सस्ते से सस्ता रूम, क्योंकि आज अपने पास 500 रुपए है। 375 में 2 डोम इन्हीं की वेबसाइट से बुक करके इनके पास आया तो इन्होंने डोम देने से मना कर दिया। कहने लगे 1000 रुपए के हैं। काफी मगज मारा मगर कोई फायदा नहीं हुआ, तो वहाँ से चल दिया और दूसरा डॉर्मेट्री देखा। 500 रुपए में 2 डोम प्लस सुबह का नाश्ता। मगर ये सही है। इनके पास आया तो इन्होंने जीएसटी लगा दी, 500 के 545 बना दिए, तो 545 देने पड़े। अजय भाई ने 500 प्लस 100 मतलब 600 रुपए दिए थे, तो उसमें से 60 का किराया और 545 का डोम, टोटल 605, मतलब 5 रुपए अपने ही खर्च हो गए। फिर सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई, तो मुंह धोकर हम बाहर घूमने चल दिए। बारिश आई तो वापस मुड़ गए। कच्छे उठाए, सरफ उठाया और खूब मांझ के धोए। पार्टनर को आज रास्ते में बिस्किट मिले थे, वो खाए और बस पढ़कर सो गए। आज डिनर भी नहीं किया। ऐसा क्या करूँ शुरू की 3 सेकंड में जो वायरल हो जाए। रात डिनर भी नहीं किया था और क्या ही करूँ उससे ज्यादा। सुबह 9 बजे उठा, आलस उतारा। इतना सारा नाश्ता देखकर मैं घबरा गया कि खत्म कैसे होगा। तो हमने कल मिले हुए बिस्कुटों में से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। फिर 2 रुपए के शैम्पू लाकर नहाया। ये लो, हो गया लाखों का नुकसान। सर्फ खिंड गया। दुख के साथ बैग उठाया, जूते पहने और चल दिया। अभी भी उस सर्फ की याद आ रही है। काफी बड़ा नुकसान हुआ आज। दुख को खत्म किया और आज की ली पहली लिफ्ट। भैया को जाम से कोई मतलब नहीं। भैया का फंडा साफ था, या तो जल्दी जाएंगे वरना अर्थी बढ़ जाएंगे। इतने महंगे फ्लैट लेकर क्या ही फायदा जब कपड़े सुखाने की जगह ना हो। धूप ज्यादा थी तो मैंने लिफ्ट बदल दी और पहुंच गया बीच। कीड़ा शांत करने के चक्कर में सारे कपड़े गंदे हो गए। फिर बिहार के कुछ भाई लोग मिले और इन्होंने फ्री में फोटो शूट किया। पड़ोसी है ना हमारे। नीली परी पीली परी कमरे में बांधा, जना दिया पसंद है। और फिर मैंने पार्टनर का इंतजार किया, पता नहीं कहाँ रह गया। जब नहीं लगा तो मैंने बाकी की चुल कंटिन्यू की। इन्हें खाना खाते हुए देख भूख और बढ़ गई। भूख को थोड़ा कम करने के लिए पार्टनर को मिले हुए बिस्कुट खाए। अल्लाह उस भले आदमी का भला करे जिसने बिस्कुट दिए। मुझे लगा बच्चा है, मगर चुल होना अच्छी बात है, लेकिन इसके बाप के तो इससे भी बड़े वाली उम्मीद तो है नहीं कि बचेगा, लेकिन फिर भी आवाज लगा लेता हूँ, रोटी खानी। आज की सुबह मुंबई में हुई। नाश्ता किया, बैग उठाया और चल दिया। लिफ्ट लेकर पहुंच गया जुहू बीच। भूख ज्यादा लगने की वजह से बिस्किट खाया, लेकिन भूख शांत नहीं हुई, तो फ्लैग लगाया, सामान निकाला और यहीं पर खाना बनाने का इरादा किया। चावल निकाले और इतनी ही देर में काफी भीड़ जमा हो गई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? व्लॉगर साहब भी आ गए। बनाने से पहले थोड़ी देर चावल भिगा के रखने पड़ते हैं, मगर अपने पास वक्त कम है और भूख ज्यादा, तो बिना भिगाए जैसे बनेंगे बन जाएंगे और अपनी मजबूरी को देखते हुए खा भी लेंगे।
स्वाद अनुसार नहीं, स्वाद से थोड़ा ज्यादा नमक डाला। हवा परेशान ज्यादा कर रही थी। हवा को रोकने में भाई लोग का पूरा सहयोग था, मगर हवा ज्यादा जिद्दी थी। लेकिन मैंने बैग रखकर हवा की सारी हेगड़ी निकाल दी। गरीब का दिल बड़ा होने के साथ साथ जिद्दी भी बहुत होता है। मना करने के बावजूद भी भाई ने कुल्फी दिलाई और जितनी देर चावल बने अपना काम छोड़कर वहीं मेरे पास बैठे रहे, और जब बन गए तो चले गए। मैंने चावल निकाले, कच्चे हैं मगर खा लेंगे क्योंकि भूख ज्यादा है। तभी भाई ये लेकर आए। इसका नाम तो नहीं पता लेकिन टेस्ट अच्छा है। अगर ये ना होती तो कच्चे चावल खाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तभी तो कहा था मैंने, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। आपने देख ही लिया होगा पिछली वीडियो में। भाई ने कुल्फी दिलाई, मना करने के बावजूद पानी की बोतलें, दाल भात। और आपको बता दूं ये भाई यूपी बरेली से हैं। तो जब दूसरी स्टेट में या कहीं बाहर आपको अपनी स्टेट का बंदा मिल जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो आपका सगा भाई हो। समुद्र की तुम्हें एक बात बताता हूँ, शाम होते होते समुद्र का पानी पीछे चला जाता है। सुबह कहाँ यहाँ तक था और अब देखो कहाँ चला गया। अब यहाँ स्टॉल्स लगने भी शुरू हो गए, लेकिन मैं नहीं रुक सकता, अपने को तो आगे जाना है। तो बाल सेट किए और यार रंग कुछ ज्यादा ही निकाला होता जा रहा मेरा। इसी दुविधा इसी टेंशन में मैंने लिफ्ट पकड़ी, फिर दूसरी लिफ्ट, फिर तीसरी लिफ्ट, और तीसरी लिफ्ट काफी चलने के बाद मिली। मैं सलमान भाई का एड्रेस भूल गया था। इन भाई ने मुझे बता दिया है तो भाईजान के पास कल जाएंगे। सब कुछ छोड़ो यार, तुम व्यू देखो, ओए होए माशाल्लाह। ये देखो भाई मुंबई की मशहूर काली पीली टैक्सी। इस चीज की उम्मीद नहीं थी भाई मुंबई में। अब मैं हाजी अली की दरगाह जाऊंगा जो समुद्र में है, लेकिन उससे पहले भाई की ऑर्डर की हुई बिरयानी खाऊंगा। तो मैं बिरयानी खा लूं, आप लोगों से हाजी अली की दरगाह पे मिलते हैं। 8 बजने वाले और रात का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। हाजी अली की दरगाह चलते हैं, वहाँ देखेंगे अगर कुछ इंतजाम हो जाए। एक बात बहुत बढ़िया लगी मुझे यहाँ की, कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पैदल चलने वाले लोग हैं। जैसे रात हो गई है तो समुद्र का पानी भी कम हो गया है और यहाँ की दुकानें भी हटने लग गई। ये है हाजी अली की दरगाह। मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है यहाँ की। अंधेरा है फिर भी ये लोग समुद्र के इतने अंदर हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चुल तो मेरे भी है तो मैं भी अंदर चला गया। लेकिन जब पानी बढ़ने लगा तो मैं वहाँ से निकल गया और अब दरगाह भी बंद होने लगी, तो हमें वहाँ से जाने के लिए कहा गया। तो हम वहाँ से चल दिए और टेंट लगाने के लिए जगह देखने लग गए। इस पार्क में आया तो एक आंटी ने धमकाकर भगा दिया। एक जगह ये है रोड के बीचों बीच, लेकिन इसमें चूहे थे। फिर पेट्रोल पंप पर गया तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो मैं फुटपाथ पर गया, बैग उतारा और चटाई बिछाई और अपनी किस्मत पर खुद ही हंसने लग गया। मैं जैसे ही बिस्किट खाने लगा, देखा क्या सामने पुलिस खड़ी थी। आप लोग खुद ही बताना कि मुंबई पुलिस की गलती है या नहीं, मेरे साथ भेदभाव किया गया या नहीं। मैं शुरू से बताता हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन में कैसे और क्यों पहुँचा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं लिफ्ट लेकर जा रहा हूँ कन्याकुमारी। आज मैं मुंबई में हूँ। जुहू बीच पर थोड़ी देर घूमने के बाद इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हुए आप पहुँचा हाजी अली की दरगाह। थोड़ी देर दरगाह पर आराम करने के बाद रात गुजारने के लिए जगह ढूंढने लगा, मगर जगह नहीं मिली तो मंदिर से थोड़ा दूर फुटपाथ पर चटाई बिछाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से 2 पुलिस वाले गुजरे। उन्होंने नाम वगैरह पूछा और चले गए। उन्होंने एक बात कही कि नाम की वजह से तुम्हें दिक्कत तो होगी, सोना तो नहीं मिलेगा लेकिन शायद आराम मिल जाए। अपनी किस्मत पर खुद ही हंसते हुए बिस्किट खाए। तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर जो पेट्रोलिंग करते हैं आए, नाम पूछा और जाने के लिए कहा। हम जाने लगे, लेकिन तभी वहाँ पर और पुलिस ऑफिसर्स आ गए जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। नाम पूछा, आधार कार्ड देखा, फिर सारा सामान वहीं रोड पर खुलवाया। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, उन्होंने बर्तन तक खुलवाए, वहीं रोड पर पूरा बैग खाली करवा दिया। मैंने उन्हें अपनी वीडियोस तक दिखाई थी जिससे उन्हें ऐसा वैसा कुछ ना लगे, मगर तब भी उन्होंने कॉल करके पुलिस जीप बुलवाई, सिर्फ इस नाम की वजह से। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसी क्या खासियत है मेरे इस नाम में? आपने पिछले एपिसोड में देखा, पुलिस ने रोड पर हमारी चेकिंग करने के बाद भी कॉल करके पुलिस की जीप बुलवाई, सिर्फ इस नाम की वजह से। और अब हम आगे देखेंगे आगे क्या हुआ। पुलिस की जीप आई, बैठने के लिए कहा और हम दोनों बैठ गए। डर था भी और नहीं भी। डर सिर्फ इस बात का था कि गाड़ी में दोनों ऑफिसर बिना वर्दी के थे। उन्होंने सबसे पहले पूछा, खाना खाया? तो मैंने बता दिया, नहीं अभी नहीं। तो इन्होंने दूसरे ऑफिसर को बुलाया और हमारे लिए पाव भाजी ऑर्डर की। पाव भाजी मिल। सर ने कहा कि तुम्हें भूखा तो नहीं रखेंगे। थोड़ी बातचीत के बाद हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मुझे लिटरली उस वक्त डर नहीं बल्कि खुशी हो रही थी कि शायद पूरी रात अपने पास यहीं पुलिस स्टेशन में रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम
अंदर गए, एक एक करके हमारा सारा सामान बैग से बाहर निकलवाया और ये हमारी तीसरी चेकिंग थी। और मैं आपको बता दूं कि बैग में इतना सारा सामान आसानी से पैक नहीं होता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो मुजरिम हैं। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि मुसलमान होने के बावजूद भी हम देश को देखने निकले। फिर हमारी सारी डिटेल्स रजिस्टर की गई और हमने वापस से सारा सामान बैग में रखा। फिर थोड़ी देर बाद खाना आ गया, पाव भाजी। सर ने कहा खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, तो हमने हंसते हुए नींबू निचोड़ कर खाई पाव भाजी। खाने के बाद हमें जाने के लिए कहा गया तो बैग सेट किया और बाहर देखा बारिश आ रही थी। अब हम क्या करेंगे, पुलिस वाले स्टेशन में रुकने नहीं देंगे और बारिश है तो जा नहीं पाएंगे, तो आखिर हम क्या करेंगे। आपने पिछले एपिसोड में देखा जब मुझे कहीं पर भी टेंट लगाने की जगह नहीं मिली तो मैं फुटपाथ पर ही बैठ गया। पुलिस आई, मुझे फुटपाथ पर बैठा देख गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई। हमारे पूरे सामान की चेकिंग की, हमारी पूरी डिटेल्स ली, हमें पाव भाजी भी खिलाई और फिर हमें वहाँ से जाने के लिए कहा। तो जैसे ही हम जाने लगे देखा क्या बाहर बारिश आ रही थी। अब मैं क्या करूँगा, स्टेशन पर तो रुक नहीं सकता क्योंकि पुलिस वालों ने रुकने के लिए मना कर दिया। तो रेनकोट पहनकर मैं बारिश में ही चल दिया, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। लेकिन वो खुशी थोड़ी देर बाद गम में बदल गई जब मैंने यहाँ पर इन लोगों को सोते हुए देखा। मेरा बस इतना ही सवाल है कि जब यहाँ पर और भी लोग सोए हैं तो फिर हमारी ही रात क्यों काली की गई। एक तरफ आपने हमें खाना खिलाया, उसका बहुत शुक्रिया, लेकिन दूसरी तरफ परेशान भी तो किया, पूरी रात के लिए ख्वार कर दिया। 3 बार अलग अलग पूरे बैग की चेकिंग की गई, 6 से 7 बार आधार कार्ड देखा गया और भी बहुत कुछ हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ? अल्लाह ना करे अगर मैं हिंदू होता या मेरी जगह कोई और हिंदू होता तो सच सच बताना क्या तुम उसे भी फुटपाथ से उठाते, उसकी भी इसी तरह 3 से 4 बार पूरे बैग की चेकिंग करते, चेकिंग के बाद उसे भी इसी तरह पुलिस स्टेशन पर लाते। रेलवे स्टेशन पहुंचकर थोड़ी देर बैठा ही था कि यहाँ भी पुलिस वाले ने आकर यह कहकर भगा दिया कि अब कोई ट्रेन नहीं आएगी तो तुम यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई और मैं गुस्से में उस ट्रेन में बैठ गया कि जहाँ जाएगी लेकर चली जाएगी, क्योंकि उस वक्त हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। दिल तो था कि बस अब यहीं से वापस घर चल। वो वाली यात्रा तो आंखें नम थी मगर दिल रो रहा था क्योंकि मेरे इस सफर में मुझे ट्रेन नहीं लेनी थी, जो कि लेनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस की वजह से। तो बस अब यहीं से वापस घर चलेंगे। अगर मैं आज दिल दिमाग दोनों में से किसी की भी सुन लेता तो अभी यहाँ नहीं बल्कि घर होता। तो चलिए बताते हैं कि क्या हुआ। अभी पिछले एपिसोड में आपने देखा मैं परेशान होकर गुस्से में ट्रेन में बैठ गया था कि बस जहाँ ये ट्रेन लेकर जाएगी चली जाएगी और फिर वहां से अपने घर चला जाऊंगा। अगले ही स्टेशन पर ट्रेन रुक गई और मैं बैठा हुआ वो सब सोच रहा था जो आज मेरे साथ हुआ। तभी यहाँ भी एक पुलिस वाला आ गया। पहले इन्होंने जाने के लिए कहा लेकिन फिर हमारी हालत देखकर स्टेशन पर रुकने दिया। फिर वहीं बैठे बैठे हल्की सी नींद ली और खुद से वादा किया कि इस यात्रा को बीच में नहीं रोकूंगा, अब घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने मदद की है उनकी मदद तो खराब नहीं जाने दूंगा। आज बुरा हुआ तो क्या हुआ, कल बेहतर होगा और जो बुरा हुआ उसको सीख समझ और आगे बढ़। 4 बजे ट्रेन चालू हो गई लेकिन अब मैं घर नहीं जाऊंगा। पूरी जान लगाकर मैंने गेट खोला और इन सुनसान रास्तों से होता हुआ मरीन ड्राइव पर आ गया। वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई लेकिन बादलों की वजह से आज सूरज नहीं निकला। इनको देखकर जॉगिंग का मेरा भी मन हुआ, लेकिन देखियो हालत देखकर लग रहा तुम्हें चलने की भी हिम्मत होगी। हालत दुरुस्त करने के लिए बिस्किट खाया और आगे की ओर चल दिया। गेटवे ऑफ मुंबई पहुंचा, ताजमहल देखा। मन तो था कि इसमें बैठकर आइलैंड पर जाऊं। पैसे ज्यादा भी नहीं, बस 300 रुपए देने थे, लेकिन हालत इतनी बुरी थी कि बहुत ही ज्यादा बुरी थी। यहाँ तक कि कपड़ों में से बदबू आ रही थी, इसलिए थोड़ा और चलकर मस्जिद में गया, मुंह धोया, नमाज पढ़ी और कपड़े बदले। अगला एपिसोड जरूर देखना क्योंकि आगे मुझे जिसमें लिफ्ट मिली तुम सोच भी नहीं सकते, वो मेरी तमन्ना थी। आज का ये एपिसोड जरूर देखना क्योंकि आज मुझे जिसमें लिफ्ट मिली तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तक आपने देखा मरीन ड्राइव से पैदल चलकर मैं गेटवे ऑफ मुंबई पहुंच गया। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी, कपड़े बदले और पार्टनर को आज का मीटिंग पॉइंट बताकर लिफ्ट पकड़ी और फिर दूसरी लिफ्ट से उतरकर अंकल जी ने फोटो के लिए कहा तो मैंने इनको वीडियो में ही ले लिया। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ये जिस पर बाइक कार ऑटो सब चलते हैं मगर ये रास्ता थोड़ा लंबा है और इस पर जाम भी मिलेगा क्योंकि ये सिटी से होता हुआ जाएगा, और दूसरा रास्ता ये है छोटा है, इस पर जाम भी नहीं मिलेगा। लेकिन 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 इस पर बाइक ऑटो वगैरह नहीं चलती, सिर्फ कार और ट्रक चलते हैं और कार वाले लिफ्ट बहुत कम देते हैं। लेकिन मैं रिस्क लेने की सोच रहा हूँ, इस रास्ते से चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मजे लेंगे। मुझे क्या पता था मेरा रिस्क मुझ पर इतना मेहरबान हो जाएगा और मुझे वो मिल जाएगा जिसकी मुझे तब से इंतजार थी जब से यात्रा शुरू हुई थी। मेरी ख्वाहिश थी कि इस यात्रा के दौरान मुझे एक मर्तबा ही सही लेकिन लड़की से लिफ्ट लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और मेरी ये ख्वाहिश इन्होंने पूरी कर दी अपनी कार में लिफ्ट देकर, और लिफ्ट छोटी मोटी नहीं पूरे 100 किलोमीटर की मिली। तो जो रिस्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया वो कामयाब हो गया। अब अगर इनके बारे में
मैं थोड़ा बताऊं तो ये डॉक्टर है मुंबई में और आज वीकेंड पर अपने घर पुणे जा रही हैं। हमारी काफी बातें हुई और बातों बातों में रास्ता भी गलत ले लिया। वो तो सही हुआ जल्दी ही पता लग गया तो हमने कार बैक ले ली क्योंकि इस रास्ते में कोई भी यू टर्न नहीं है। मेरी ये लिफ्ट सबसे पहली ऐसी लिफ्ट है जिसमें मैं अभी तक बोर नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? वरना कुछ लिफ्ट को छोड़कर सब में ही बोर हुआ। लो भाई एक बार और गाड़ी गलत रास्ते से ले ली तो फिर कार को घुमाया। वैसे तो ये जहाँ मुझे जाना है उससे भी आगे जाएंगे लेकिन यहाँ पर इनको कुछ काम है तो मैं यहीं पर उतर गया। थोड़ी दूर चलने के बाद लिफ्ट लेनी शुरू की मगर कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा था। काफी देर के बाद ये ट्रक रुका और इसने बिठाया। अब अगले एपिसोड में देखना क्योंकि मैं कैंपिंग करूंगा उस पहाड़ पे। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये एपिसोड आपके लिए है। इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। पहली बार किसी लड़की से लिफ्ट लेकर इतना लंबा सफर किया और बोर भी नहीं हुआ। रास्ता खत्म हो गया मगर बातें खत्म नहीं हुई। लोनावला में हर 10 मिनट बाद बारिश आती रहती है तो रेनकोट पहनकर लिफ्ट ली और जब हम इस रास्ते से गुजरे और जो मेरी फटी क्योंकि बिल्कुल सुनसान रास्ता, आसपास सिर्फ जंगल। ज्यादा डर इसलिए भी था क्योंकि इस लिफ्ट से पहले मुझे एक कार में लिफ्ट मिली थी तो मुझे जाना इस रास्ते से था मगर वो एक अजीब से रास्ते से जाने लगा। मेरे पूछने पर कहने लगा ये शॉर्टकट है तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैं देर न करते हुए उसकी कार से उतर गया। यह है कुरवंदा विलेज और इससे आगे हमको ट्रैक करके जाना होगा। काफी देर इंतजार करने के बाद पार्टनर भी आ गया और मैंने थोड़ा सामान भी ले लिया क्योंकि अब इससे आगे कोई भी दुकान नहीं है। मजा तो आ जाएगा क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, न ही नाश्ता हुआ न ही लंच। अब ये दूध नमकीन लिए है, ऊपर जाकर चाय बना लेंगे। छकेंगे तो नहीं मगर थोड़ा पेट को सहारा लग जाएगा। ये तो मालूम है कि उस पहाड़ पे जाना है लेकिन रास्ता नहीं मालूम है। वो तो सही हुआ अंकल जी मिल गए, इन्होंने थोड़ा गाइड कर दिया वरना आज तो लग जाते हैं। ये यहाँ के लोकल है, इन्होंने अपना नंबर भी दिया कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो कॉल कर देना। लो भाई ये तो थक लिया तो इसलिए तो मैं कलाई का कम प्रयोग करो। भाई पिछले 1 घंटे से ट्रैक कर रहा, अरे भी आधा भी नहीं हुआ। वहाँ चढ़ना ऊपर, उस पे जाना ऊपर अभी। अरे अंधेरा होने वाला, अंधेरे से पहले जाना। तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जल्दी करो। इतना मैं ऊपर जाऊँ ना, उससे जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो फटाफट। मुझे क्या पता था नागफनी पे कैंपिंग इतनी खतरनाक साबित होगी। अभी तक आपने देखा कुरवंदा विलेज से थोड़ा सामान लिया क्योंकि अब आगे कोई भी दुकान नहीं है और हमें पूरी रात ऊपर पहाड़ पर ही गुजारनी है। ऊपर ही टेंट लगाएंगे, वहीं सोएंगे। रास्ते में काका मिला, इनसे थोड़ा रास्ता पूछा और थोड़ी टिप्स ली और आगे का सफर कंटिन्यू किया। काफी खतरनाक चढ़ाई थी इससे अलग भी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता तो मैं रिकॉर्ड हो जाता अखबार में। 1 घंटे की कड़ी मेहनत से आखिरकार हम पहुंच ही गए और यहाँ हमें कुछ और भाई लोग हुक्का पीते हुए मिले। ये नीचे कपल है, ये भी शायद आज रात यहीं पर रुकेंगे लेकिन हमसे बहुत दूर है। अंधेरा बढ़ने लगा तो ये लोग भी चले गए तो मैंने बैग उतारा और टेंट निकाला। टेंट हमने लगा लिया मगर काफी बड़ी गलती कर दी। गलती इतनी बड़ी की कि जान भी जा सकती थी। नीचे कपल को देखा, उन्होंने आग जला ली थी मगर हमने कोई आग नहीं जलाई थी। ये हमारी पहली गलती। और टेंट भी हमने ऐसी जगह लगा लिया जहाँ पर ढाल था, मतलब अगर बारिश आई तो सारा पानी हमारे पास ही आएगा। ये दूसरी गलती। तीसरी गलती थोड़ा आगे बताएंगे, पहले चाय बना लेते हैं। ज्यादा चाय बनाने के चक्कर में आधी बोतल पानी की डाल दी और अब हमारे पास पानी खत्म हो गया। हमसे गलती ये हुई, हम पानी की 2 ही बोतल लेकर आए। आधी किलो दूध में इतनी सारी चाय बना दी। उम्मीद करता हूँ कि इस सामान में हम दोनों छक जाएं क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है खाने के लिए। यो तो बहुत तगड़ा नेस्ती निकला, चाय पीते ही सो गया। लेकिन मैं कैसे सोऊं, फटी पड़ी भाई सच्ची में। और अभी मेरे सर के पास से कुछ गया, पता नहीं सांप था या कुछ और, लेकिन जो भी थी बड़ी चीज थी। इसीलिए मैंने साइड्स में बैग लगा दिए जिससे जो भी जानवर हो वो काट ना सके। थोड़ी ही देर के लिए आंख लगी थी कि अजीब सी आवाज आने लगी और हवा भी खूब तेज चलने लगी। लेकिन ये तो मजे से सो रहा, मैं क्या करूं भाई। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मेरी इतनी हालत खराब थी कि मैंने सुसु भी टेंट के अंदर ही किया बोतल में। मुझे नहीं लगता कि मैं आज बच पाऊंगा। अगर जानवर ना मार पाया तो ये मेरा डर मुझे जरूर मार देगा। ऐसा हमारे साथ क्या हो गया जो हमें रात में टेंट खोलना पड़ गया। अभी तक आपने देखा टेंट लगाकर हम लेट गए थे। पार्टनर तो सो गया था मगर मुझे डर के कारण नींद नहीं आ पा रही थी। हल्की सी नींद आई भी थी लेकिन फिर खूब तेज हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगी जिनके कारण मैं फिर से उठ गया। हवा इतनी तेज थी कि हमारा टेंट भी खुल गया। फिर पार्टनर को उठाकर टेंट वापस से बांधा और टेंट के अंदर आकर देखा चावल बिखरे पड़े। भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। कुछ तो ऐसी चीज जरूर है जो हमें परेशान कर रही, लेकिन इस कमबख्त को तो बस नींद आ रही। खैर सुबह हुई तो चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आई, लेकिन मुस्कान अकेली नहीं आई, अपने साथ बारिश लेकर आई। कील निकाली, पन्ना हटाया और टेंट को भी खोल दिया। सब सामान पैक करके हम बैठ गए क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है और धुंध में जाना खतरनाक साबित हो सकता है। नीचे आएगा कोई? रमन नीचे आना। लेकिन कपल्स का कोई भी जवाब नहीं
आया, शायद वो चले गए। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि निचले पहाड़ पे कपल्स थे। मौसम तो खुल गया थोड़ा सा, लेकिन बारिश नहीं रुक रही। काफी इंतजार के बाद बारिश में ही चल दी है कि बस जो होगा देखा जाएगा। अब सुबह से इंतजार करते करते 10 बज गए थे, इसीलिए बारिश में ही निकलना पड़ा, क्योंकि आज शाम तक कोल्हापुर पहुंचना है। इसीलिए हम जल्दी जल्दी बस चले जा रहे थे। थक गए तो थोड़ा आराम किया और फिर से चलने लग गए। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। घर देखिए, घर देखिए, घर देखिए, माशाल्लाह, क्या अल्लाह तेरा शुक्र। पहुंच गए भाई, उम्मीद नहीं थी कसम से। दिल बस तो पता नहीं किस स्पीड से धड़क रहा होगा, 500 1000 की स्पीड से ना धड़क रहा हो बेचारा। भूख के कारण मौका सा लगाकर मैंने लिफ्ट वाले की गाड़ी से चोरी कर ली। क्या मैं पकड़ा गया? आइए देखते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा हमने महाराष्ट्र में डिग्नोज पहाड़ पर कैंपिंग की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुई। उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन हम जिंदा वापस आ ही गए। ये सोचकर के गाँव में सुबह सुबह लिफ्ट कौन ही देगा। हम पैदल चले जा रहे थे, लेकिन हमें लिफ्ट मिल गई, वो भी कार में। कल भी कुछ नहीं खाया, इसलिए आज मैंने 50 रुपए खर्च कर ही दिए और केले ले लिए। केले खाए और छिलक पन्नी में डालकर टंगा दिए, क्योंकि डस्टबिन नहीं मिली। पार्टनर से अलग होकर मैंने लिफ्ट पकड़ी, वो भी 37 किलोमीटर की। जैसे ही भाई की नजर मोबाइल में गई, मैंने केक का पैकेट उठाकर अपने बैग में रख लिया। अगर तुम में से किसी को लगा हो कि मैंने चोरी की, तो मैं बता दूं कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी भूख का इंतजाम किया। ये भाई कहाँ लेकर चल दिया मुझे, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैंने चोरी की। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन भाई ने तो मेरे लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया, वो भी यहाँ की स्पेशल मिसल थाली। अब तुम्हारे सामने अगर ये नाश्ता रखा जाए तो तुम भी यही करोगे कि बन तोड़ा, सब्जी में लगाया और खा लिया, और नमकीन बाद में खा लोगे। लेकिन तुम भी मेरी तरह गलत हो। भाई ने बताया पहले सब्जी को नमकीन में डालो, इसको मिक्स करो और फिर खाओ। फिर तो इतना टेस्टी लगा कि सेकंडों में सारा साफ कर दिया। इसी खुशी में चाय भी आ गई और चाय भी निपटा दी, और फिर थोड़ी दूर और जाकर भाई से अलविदा लेकर रोड को पार किया। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन लिफ्ट मिल गई। भाई ने बताया कि आगे बारिश है, तो भाई ने मेरे लिए गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी वाले ने मुझे ले जाने के 300 रुपए मांगे, तो मैंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि 300 से अच्छा तो मैं बारिश में भीग लूंगा। और ये बाइक की लिफ्ट मेरी अब तक की सबसे लंबी बाइक लिफ्ट होने वाली, जो कि है सतारा तक, मतलब 130 किलोमीटर। लेकिन यार ठंड लग रही बहुत ज्यादा। इन भाई ने तो जैकेट वगैरह सब पहन रखी और मैं सिर्फ टी शर्ट में हूँ। ट्रक वाले ने जंगल में उतार दिया और अब समझ नहीं आ रहा कि जंगल में कहाँ सोऊं। पिछले एपिसोड में आपने देखा इस ट्रिप की अभी तक की सबसे लंबी बाइक की लिफ्ट मिली 130 किलोमीटर की। ठंड इतनी थी कि चाय पीने के बाद भी ठंड नहीं उतरी, तो मैंने रेनकोट ही पहन लिया, क्योंकि जैकेट नहीं है। लेकिन रेनकोट गीला होने के कारण हवा और ठंडी लगने लगी। लिफ्ट तो खत्म हो गई, लेकिन हालत भी खराब हो गई। पूरा बदन अकड़ गया, क्योंकि पिछले 2.5 घंटे से बाइक पे बैठा। तो थोड़ी देर पैदल चला और फिर लिफ्ट लेने की कोशिश की, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं रुक रहा। डर भी लग रहा था, क्योंकि अंधेरा होने को आया था और मंजिल अभी 150 किलोमीटर दूर थी। फिर कुछ देर और कोशिश करने के बाद एक ट्रक रुक ही गया और मैं बैठ गया। ट्रक की खूबसूरती देखो। भैया तो बेलागांव जाएंगे, जो कि यहाँ से 270 किलोमीटर दूर है। अब मैं अकेला इतनी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं पहुंच गया और पार्टनर नहीं पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पार्टनर से बात की और वो मुझसे आगे था, तो मैंने भैया से बात करके उसको भी अपने साथ ही बिठा लिया। अब हम दोनों साथ हैं, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। और भैया गाड़ी से उतरकर हमारे लिए भी और अपने लिए भी वड़ा पाव लेकर आए। मैं वड़ा पाव खा ही रहा था, देखा गया पार्टनर तो सो भी गया। बहुत तगड़ा नेस्ती आ रही हो, बस सोता ही रहे। कोल्हापुर पीछे निकल गया और हमें पता भी नहीं चला। अब यहाँ जंगल में तो नहीं उतर सकते, आगे कहीं ढाबा वगैरह आएगा तो वहाँ उतरेंगे। थोड़ी दूर और चलकर ढाबा दिखा और हम दोनों ट्रक से उतर गए। आज हमने करीब 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन 10:30 बज गए। ढाबे पर जाकर खाना ऑर्डर किया, क्योंकि हमने सोचा अगर इसके यहाँ खाना खाएंगे तो शायद रुकने के लिए जगह दे दे। लेकिन हम गलत थे, हमारे 300 रुपए बर्बाद हो गए, क्योंकि इन्होंने रुकने के लिए मना कर दिया। अब क्या होगा? यहाँ तो होटल भी नहीं है कि होटल में रूम ही ले ले। बिल्कुल घना जंगल है और ऊपर से रात के 11:30 बज रहे। अभी तक आपने देखा हमें रुकना तो कोल्हापुर था, लेकिन हमें नींद में पता नहीं चला और हम आगे आ गए। रास्ते में ढाबा दिखा और हम उतर गए, लेकिन ढाबे पर खाना खाने के बावजूद भी हमें रात गुजारने की इजाजत नहीं मिली। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। तभी हमें पेट्रोल पंप दिखा। पेट्रोल पंप वालों से बात करने पर उन्होंने टेंट लगाने की परमिशन दे दी। टेंट गीला था, लेकिन जैसे तैसे हमने टेंट लगा लिया। पूरा दिन गीले जूते पहने रखने के कारण ये देखो पैरों का क्या हाल हो गया। सोते वक्त डर भी काफी था, क्योंकि पास ही में रोड है, इसलिए रात में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अल्लाह का नाम लेकर सो गए। हमारी सुबह हुई इस खूबसूरत व्यू के साथ। मुड़ जा। आलसी को उठाकर टेंट पैक किया और मुंह धोया। आज मुंह पूरे 3 दिन में धुला, तभी तो चमक रहा। फिर मैंने चोरी किया हुआ केक निकाला और पार्टनर के साथ मिल बांट कर खाया। बड़े चीज चोरी की हो, लेकिन मिल बांट के खानी चाहिए। लिफ्ट लेने के लिए पार्टनर से थोड़ा आगे आ गया, लेकिन भाई ने हम दोनों को ही बिठा लिया। आज गोवा जाएंगे, जो कि पड़ेगा 185 किलोमीटर। रास्ता बिल्कुल सुनसान है। पिछले आधे घंटे से खड़ा लिफ्ट लेने के लिए, लेकिन लिफ्ट मिल ही नहीं पा रही। खैर काफी देर बाद लिफ्ट मिल ही गई, लेकिन सिर्फ लिफ्ट ही नहीं मिली, साथ में नाश्ता भी मिला। अंकल जी ने 2 वड़ा पाव और 1 चाय का ऑर्डर
दिया और चले गए क्योंकि इनको मंदिर के लिए लेट हो रहा था। और नाश्ता करके मैं भी निकल गया और कार में एक छोटी सी लिफ्ट लेकर आ गया महाराष्ट्र। सुबह कर्नाटक से शुरू किया था, रात सोए भी थे कर्नाटक में, लेकिन अभी महाराष्ट्र में। मैं बाइक से उतरकर थोड़ी दूर चला ही था कि पेट में गुड़गुड़ होने लगी। एक ऑप्शन खेत था, लेकिन थोड़ा और चलने के बाद एक ढाबा दिखा और उनसे बात करके अब रुक भी जाइए और जानिए कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। फचर फचर करने के बाद मुझे इन भाई साहब ने लिफ्ट दी। मैंने शुरू में नहीं देखा कि कौन सी बाइक है। मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया कि शायद जीटी है, लेकिन मैंने फिर भी भैया से पूछा कि जीटी है ना। भैया ने भी हाँ कह दिया और मैं खुश हो गया क्योंकि मनपसंद बाइक पर सीधा गोवा तक की लिफ्ट, साथ में सुनसान रास्ता इन पहाड़ों से होता हुआ। मैं खुश था कि मेरा तो आज का दिन बन गया। लेकिन मेरी वो खुशी गम में बदल गई जब हम चाय पीने के लिए रुके और मैंने देखा कि ये जीटी नहीं इंटरसेप्टर है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और मेरा मूड बदल गया। रास्ते में बारिश हुई तो मैंने रेनकोट पहन लिया और फिर मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब मुझे तो गोवा तक की लिफ्ट मिल गई, लेकिन ये नहीं मालूम कि पार्टनर को मिली है या नहीं। और मसला ये हो गया कि मेरा भी फोन स्विच ऑफ है और उसका भी। गोवा पहुंचकर सबसे पहले एक दुकान पर मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और पार्टनर से बात की तो मालूम चला कि वो पहुंच भी गया, बागा बीच पर है। लेकिन मेरे पेट में गड़बड़ होने के कारण मैं पहले जुड़ी हो गया। अब मिला सुकून। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि तुम हगते कहाँ हो। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल बचा हो तो कमेंट करें। जिनको मालूम नहीं है उनको बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी, वो भी बिना पैसे के लिफ्ट लेकर। और लिफ्ट ले लेकर मैं आ पहुंचा हूँ गोवा और अभी जा रहा हूँ बागा बीच। ये है एपिसोड 57। भूख दबा के लग रही क्योंकि सुबह वड़ा पाव खाया था और उसके बाद बस चाय और कुछ नहीं। आपको भी मालूम है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी भूखा नहीं रखता। उसने इस भाई को मेरे लिए जरिया बनाकर भेजा और भाई ने मुझे चाय दिलाई, वड़ा पाव दिलाया, एक और वड़ा पाव दिलाया, समोसे दिलाए, मिर्ची पकोड़े दिलाए और मुझे सब कुछ दिखाकर अपने साथ बागा बीच पर लाए। थोड़ी देर यहीं बीच पर मेरे पास बैठे और फिर अलविदा लेकर चले गए। मैं पानी में घुसा और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। एक तो कोई भी दुकान वाला गोवा में मोबाइल चार्जिंग पर नहीं लगवाता। बड़ी मुश्किल से इस भाई को मनाया मोबाइल चार्ज करने के लिए। रात हो गई थी तो भूख भी लग गई और भूख के चक्कर में पैसा खर्चा नहीं होगा। फ्री में मिलेगा तो ठीक, वरना भूखा ही रह लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक भी दुकान ऐसी नहीं है जिस पे दारू ना हो। हमारे शहर में दुकानों में इतनी पानी की बोतलें नहीं मिलती जितनी यहाँ पर दारू मिल रही। बड़ी मुश्किल से ये एक दुकान मिली जिसमें दारू नहीं है। बड़े प्यार से इनसे बात की और फिर खाने के लिए पूछा और इन्होंने हाँ कह दिया है हमें फ्री में खाने के लिए ओ सनम। इन्होंने बिल्कुल छका दिया और पानी मांगने पर ये नहीं कि सिंपल पानी दे दिया हो, बोतल दी भाई, बोतल। और फिर इन भाई से अलविदा लेकर हम आ गए वापस से बीच पर। भाई ने चश्मा दिखाया, हमने अपनी मजबूरी बता दी पैसे ना होने की, तो भाई ने अपनी तरफ से बैंड फ्री में दे दिया। तो आज रात हम बस यहीं बीच पर सोएंगे टेंट लगाकर। सब कुछ तय हो गया था कि आज रात यहीं बीच पर टेंट लगाकर सोएंगे। हम बैठे इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी रात और हो जाए फिर अपना टेंट लगाएंगे, लेकिन तभी खूब तेज बारिश आ गई और उस दौरान मेरा फोन स्विच ऑफ था। काफी इंतजार किया बारिश रुकने का, लेकिन बारिश नहीं रुकी तो मजबूरन हमें रूम लेना पड़ा। 700 की कुर्बानी देनी पड़ी और इसी गुस्से में मैंने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली। सब सामान, सारे कपड़े भीग गए थे तो रस्सी बांधी और उस पर कपड़े डाले। सर्दी है लेकिन पंखा चलाना पड़ा, कपड़े जो सुखाने हैं। सुबह उठे, जूते साफ किए, गंदे इतने हो रहे कि साफ नहीं हुए, तो बस बैग उठाया और चल दिए। लिफ्ट मिली तो मैं खुद ना बैठकर पार्टनर को भेज दिया और थोड़ा और चलने पर मुझे भी लिफ्ट मिल गई। अभी मुझे एक बच्चा मिला था, मुझसे यूँ पूछ रहा कि तुम इंडिया से हो। ये है डेविड भाई, गोवा के लोकल। मुझसे मिलकर काफी खुश हुए और इन्होंने मुझे गन्ने का ताजा रस भी पिलाया। और जाते समय सुनो इन्होंने क्या कहा। माका तुका मेळोन खूप बरे दिले, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। भाई ने लिफ्ट दी, लेकिन मेरा ध्यान तो इनके सेब पर था जो कि इन्होंने नहीं खिलाए, तो मैंने लिफ्ट बदल दी और ये लिफ्ट लगभग 60-65 किलोमीटर की थी। इन भाई के साथ साथ मैं भी आ गया कैनोकाना बीच। इस बीच पर आपको इंडियंस बहुत कम मिलेंगे। इस बीच पर ज्यादा आते हैं फॉरेन के गोरे गोरे लोग। और जिस बीच पर हम कल गए थे, मतलब बागा बीच, उस पर आते हैं सिर्फ इंडियंस। बोट में बैठने से मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे पैसे भी यहीं दे, लेकिन भाई की जिद करने पर मैं इनके साथ बैठ गया। मन तो था कि भाई के साथ और वक्त बिताऊं, लेकिन 5 बज गए तो अब मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसी गलती आप लोग मत करना वरना जान भी जा सकती है। मेरी पता नहीं कौन सी मत मारी गई थी जो मैंने टेंट इस जंगल में लगाया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं विदाउट मनी जा रहा हूँ कन्याकुमारी, अपने छोटे से शहर सहारनपुर से। दिस इज द एपिसोड 49।
और सॉरी 69 या फिर 59, क्या कहते हैं यार इसको, अरे तुम सब छोड़ो। दिस इज द एपिसोड एकम 60। आपने देखा मैं पेलोलम बीच पर इन भाई के साथ वक्त बिता रहा था। 5 बज गए तो भाई को अलविदा कहा और यहाँ से चल दिया। मैं नहीं चाहता कि ये मंजर मैं रात में देखूं क्योंकि फट के 4 हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ अंधेरा होने से पहले ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करूँ, इसलिए मैं यहाँ से चल दिया। एक दुकान पर गया, रिक्वेस्ट की कि अगर कुछ फ्री में खाने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया। खैर 2 बिस्किट और एक फ्रूटी मिल गई। भूख इतनी तेज लग रही कि 2-2 बिस्किट खाने पड़ रहे। अब मिला भाई जी पेट को सुकून, क्योंकि आज ना नाश्ता मिला ना लंच मिला। सुबह एक गिलास सिर्फ जूस का पिया था। बारिश आ गई थी लेकिन भीगने से पहले लिफ्ट मिल गई। कमेंट में बताओ कि ये प्रदर्शन किसके लिए चल रहा। कर्नाटक में एंटर होते ही बॉर्डर पर ही टाइट चेकिंग मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि गोवा में दारू सस्ती है तो लोग जाते समय यहाँ से दारू लेकर जाते हैं, लेकिन हमारी चेकिंग नहीं हुई क्योंकि तुम्हारा भाई बैठा ना इसमें। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। माशाल्लाह मेरी मंजिल अब मुझे फाइनली दिखती हुई, जो मुझसे ज्यादा नहीं बस 985 किलोमीटर दूर है। इंशाल्लाह जल्द ये डिस्टेंस भी पूरा होगा। सोचो अगर मैं मुंबई में आई उस मुश्किल को देखकर उस वक्त गुस्से में अपने घर वापस चला जाता तो कभी यहाँ तक न पहुँच पाता। इसलिए मुश्किल तो आती है मगर हमें घबराना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप लोग भी ट्रेवलिंग के दौरान कैंपिंग करते हो तो ये गलती मत करना वरना जान भी चली जाएगी, क्योंकि हर किसी की किस्मत मेरे जैसी नहीं होती। अभी पिछले एपिसोड में आपने देखा मैं इन भाई के साथ कर्नाटक में एंटर हो गया था और कर्नाटक में एंटर होते ही भाई ने कहा चलो अब अपनी स्टेट आ गई तो कुछ खा लेते हैं। मैं भी इनके पीछे पीछे चल दिया। खाने का इंतजाम हो गया था उसके लिए मैं खुश था, लेकिन सोने का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ था। तो इसी सिलसिले में मैंने इनसे बात की कि अगर कहीं पर ये मेरा टेंट लगवा दे तो बहुत मेहरबानी होगी, लेकिन इन्होंने मना नहीं किया बल्कि अपना गाँव ऑफर किया तो मैंने हाँ कर दी। इन्होंने अपने लिए और मेरे लिए चिकन राइस ऑर्डर किए, लेकिन मैंने मना करते हुए अपने लिए वेज राइस ऑर्डर किए क्योंकि भाई ये चिकन झटके का था और झटके का गोश्त हमारे लिए हराम है। मैं चाहता तो इनको भी खा सकता था, भूख थी इतनी, लेकिन मैंने राइस पार्टनर के लिए पैक करा लिए और मैंने पार्टनर को कॉल कर दी कि रास्ते में ही मिलना। टेंट लगाने का इंतजाम हो गया। अंकोला से हमने पार्टनर को उठाया और लगभग 8 बजे हम कुमटा पहुंच गए। आज हमने कवर किया लगभग 178 किलोमीटर। यहाँ पर लगेगा भाई आज टेंट, बिल्कुल हाईवे के साइड पर। भाई ने बाइक हटाई और थोड़ी जगह बनाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो गाँव ऑफर किया था, फिर रोड पर टेंट क्यों लगा रहे? क्योंकि भाई यही है इनका गाँव, रोड से थोड़ा नीचे। सुबह दिखाऊंगा अगर जिंदा रहा तो। और इसीलिए ये लोग अपनी गाड़ी वगैरह ऊपर रोड के साइड पर खड़ी करते हैं। टेंट लगा लिया, लेकिन होशियार ने पानी खिंडा दिया और पानी साफ करने के चक्कर में टेंट फाड़ दिया। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। आज एक बात सीखी कि तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या कमाते हो और कहाँ रहते हो। आनंद भाई ने मुझे लिफ्ट दी। ये मच्छी पकड़ते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से 3-4 दिन तक हाई अलर्ट होने के कारण इनका काम बिल्कुल बंद रहेगा। लेकिन यार फिर भी इन्होंने खाना खिलाया और जितनी भी इनके पास जगह थी इन्होंने टेंट लगाने के लिए दी, मना नहीं किया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस बेचारे को चावल भी खाने हैं। कल मिलते हैं अगर जिंदा रहे तो। मैं तो जिंदा उठ गया, लेकिन तुम ये गलती मत करना कि कहीं पर भी टेंट लगा लो, शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ ना दे। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि रात हमने टेंट यहाँ पर लगाया था। पहाड़ी, जंगल, हाईवे, मतलब बचने का कोई भी चांस नहीं था, बस किस्मत ने बचा लिया। मैं सीढ़ी से उतरकर नीचे गांव में आ गया। यहाँ पर ये लोग इन नाव से जाकर मच्छी पकड़ते हैं। मेरे पास ड्रोन नहीं है, वरना तुम लोगों को इस गाँव की सिचुएशन दिखाता। एक साइड हाईवे है और दूसरी साइड समुद्र से जुड़ी हुई नहर। खतरा ही खतरा है। सूरज निकल गया तो आलसी को उठाया, सामान बाहर निकाला और टेंट पैक किया। मुंह धोने के लिए पानी नहीं है तो साफ करके काम चलाया और चल दिया लिफ्ट लेने। लिफ्ट मिली तो पहले पार्टनर को भेजा और फिर थोड़ी देर बाद मुझे भी लिफ्ट मिल गई। रास्ते में पेट्रोल पंप आया तो मैं फ्रेश अप हुआ, रगड़ रगड़ कर मुंह धोया, ब्रश किया और पानी भर के चल दिया। लिफ्ट मिली, बातें हुई और जब इनको मालूम चला कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो इन्होंने बाइक एक होटल पर रोकी और 2 डोसे मंगाए। मैं तो साइड से तोड़कर खा रहा था, फिर इनको बीच से तोड़ते हुए देखा तो मैंने भी अपना बीच से फाड़ा और आलू लगाकर खाया तो इतना टेस्टी लगा कि थोड़ी सी देर में ही निपटा दिया। तो भाई ने इडली भी मंगाई और मैंने इडली चाय के साथ खाई। फिर हम चल दिए, लेकिन मुंह अभी तक चल रहा मेरा। इतना क्यों खाऊं यार मैं। सुरक्षित आवागीरी। All the best for your future plans and thank you. चाहे आपके बीच भाषा ही की प्रॉब्लम क्यों ना हो, मगर फिर भी कुचले में यादगार बन जाते हैं। आज तुम्हारा ट्रक वालों को देखने का नजरिया बदल जाएगा कि क्या सच में ट्रक वाले बुरे लोग होते हैं और क्या ये लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं। मेरी मंजिल अब मुझसे बस थोड़ी ही दूर है, इसलिए चेहरे पर खुशी भरपूर है। घर से चले हुए काफी दिन हो गए, इसीलिए 61 एपिसोड हो गए और ये है एपिसोड 62। यो पार्टनर यहाँ कहाँ से आ गया? इससे बचने के लिए मैंने जल्दी से हाथ दिया, ट्रक रुका और मैं पूरी तेज भागा। यो कम बखत पता नहीं क्यों भाग रहा। जब लिफ्ट मुझे मिली बिठवा लिया यार मैंने इसको भी।
भी, क्या करूं, तरस जो आ जाता है इस पर। सफर मजे से कट रहा था, लेकिन तभी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब भैया को कैसे बताऊं कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम हमारे बीच बैठे एक मनहूस की वजह से आई। खैर प्रॉब्लम को सही कराने हम मिस्त्री के पास पहुंचे और यहाँ हमने भैया के पैसों की चाय पी। गाड़ी ठीक हुई। भैया ने कहा चलो अब तुम्हें झरने में नहलाता हूँ। मगा भैया आज तो रजिया गुंडों में फंस गई। इसको कहते हैं नेचुरल पानी, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा। अच्छी लोकेशन है तो यहाँ पर हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि सारे कपड़े अनधुले पड़े। ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी इसमें से भी बदबू आ रही। तो मैंने अपने औजार निकाले, मुजरिमों को पकड़ा और चल दिया इनके पाप मिटाने। लेकिन तभी ये मुजरिम भागते हुए गिर गया और इसके पाप और ज्यादा बढ़ गए। बाकी मुजरिमों को बाद में देखूंगा, पहले इसी को थोड़ा पानी शानी पिलाया और इसकी खूब मरम्मत की। इसकी ऐसी मरम्मत हुई कि तो मूतने लग गया। फिर मैंने बाकी मुजरिमों को रिहा किया और इनको भी पानी पिलाया। ये पापा की परी भाग रही थी, लेकिन मैंने इसको यहीं दबोच लिया और फिर मैंने इनकी मरम्मत शुरू की। ये फालतू बोल रहा था तो इसका सर पत्थर पर दे देकर मारा, मगर ये मरा नहीं। तो मैंने इनको फांसी देने के लिए रस्सी बांधी और बाकी मुजरिमों के साथ इसको भी फांसी पर टंगा दिया। और फिर देखते ही देखते मैंने सबको फांसी दे दी। इतनी सारी लाशों को देखकर भैया ने पुलिस को कॉल की, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि पुलिस तो मैं ही हूँ। जल्दी बताओ इनको भी निपटा दूं क्या? और जब ये मर गए तो दफना कर रस्सी उतार ली, जिससे किसी को कोई भी सबूत ना मिले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम होगा कि ट्रक वाले कितने बुरे होते हैं। अभी तक आपने देखा गुलाम भाई से लिफ्ट लेकर रास्ते में हमें झरना दिखा तो उसमें हम नहाए, अपने कपड़े धोए और लुंगी पहनकर वापस से ट्रक में बैठकर चल दिए। एक एक करके अपना सारा सामान पैक किया और बदले में भैया ने हमें अमरूद दिया। अमरूद खाया तो भैया ने फिर हमें अपनी नमकीन दे दी। इतना ना तुम हमसे प्यार करो, ना इतना हम पर खर्च करो। लेकिन भैया कहाँ मानने वाले थे। थोड़ी दूर जाकर हमारे लिए पेटीज और बादाम वाला दूध ले आए। दूध तो बड़ा टेस्टी है, तो इसके साथ पेटीज खाई। लेकिन यार तुम गुलाम भाई का बैठने का स्टाइल देखो और साथ में देखो ये ब्यूटीफुल नजारे। पिछले आधे घंटे से हम समुद्र के साथ साथ चल रहे। लो भाई, सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि हमारी मंजिल भी आ गई। ट्रक से उतरकर हमने ट्रक में रस्सी बांधी और फिर अपने गीले कपड़े टंगा दिए। मैं आपको बताना भूल गया कि आज रात हम यहीं गुलाम भाई के पास रुकेंगे और अभी मैं हूँ मैंगलोर में। कपड़े टंगाकर हम भैया के साथ आ गए रेस्टोरेंट डिनर करने। आज तो मैंने इतना खाया कि हद ही कर दी। 2 प्लेट में बिरयानी आई तो मैंने उसको एक ही प्लेट में कर लिया। हाथ इतनी तेज चलाया कि थोड़ी सी देर में पूरी प्लेट साफ। फिर एक छोटी प्लेट और मंगाई, वो भी साफ। उसके बाद कबाब आए, वो भी साफ। इतनी हड़क हो रही थी कि प्लेट में से एक एक दाना चुन चुन कर साफ कर दिया। थोड़ा चल फिर कर वापस से ट्रक में आया, लाउड जलाया, शीशे ऊपर किए, पंखा चलाया और लेट गया। गुड नाइट। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ट्रक में भी सोने को मिलेगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुलाम भाई ने सिर्फ लिफ्ट ही नहीं बल्कि सोने के लिए अपना ट्रक भी दिया। सुबह उठकर खुद को इस ट्रक में पाकर दिल में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हर किसी को नहीं मिलता। मेरे सारे कपड़े ट्रक में बिखरे पड़े थे तो फटाफट इन सबको तय किया और नीचे उतरकर भैया से बैग लिया और फिर इनसे सलाम दुआ करके अपना फ्लैग लेकर चल दिया अपनी एक नई मंजिल की ओर। गुलाम भाई, आपके साथ गुजारे हुए ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। आपने जो हमारे लिए किया उसका शुक्रिया जितना करूँ उतना कम है। अब मैंने लिफ्ट लेने की कोशिश की मगर कोई भी तो नहीं रुक रहा था। निराश होकर मैं पास ही के पेट्रोल पंप पर पानी भरने चल दिया और यहाँ मेरी मुलाकात इन भाई से हुई और इन्होंने मुझे 70 किलोमीटर की लिफ्ट ऑफर की। तो मैं जल्दी से चढ़ गया और मैंने पार्टनर को कॉल करके कहा कि जल्दी से पैदल पैदल पेट्रोल पंप से आगे चला जा, क्योंकि मुझे लिफ्ट मिल गई तो मैं आता हुआ तुझे भी बिठवा लूंगा। और मेरा ये प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। पार्टनर मेरे साथ बैठ गया और थोड़ी ही देर के बाद हमारा केरला में हार्दिक स्वागत हुआ। और अब मैं समझ गया कि लिफ्ट न मिलने की वजह क्या थी। हेलमेट, यहाँ पर भी हेलमेट और यहाँ पर भी हेलमेट, मतलब प्रॉब्लम थी हेलमेट। इसका मतलब साउथ में अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो तुम्हारे पास हेलमेट होना जरूरी है। असली प्रॉब्लम तो तब आएगी जब हम इस ट्रक से उतरेंगे, जो कि आई। कार लिफ्ट देती नहीं, बाइक से लिफ्ट मिल नहीं रही और ट्रक रुक नहीं रहा। और अब लैंग्वेज बैरियर भी आ चुका है, क्योंकि इस ट्रक वाले भैया से कोई भी बात नहीं हुई। जो वो बोल रहे थे मेरी समझ से बाहर था और मेरा बोला उनकी समझ से बाहर था। पिछले आधे घंटे से बस चलता जा रहा हूँ मगर कोई लिफ्ट नहीं मिल रही। प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, मगर खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं है। ये नहीं सोचा था कि केरला में मेरे ऊपर मुश्किलें नहीं मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो स्वागत करता हूँ आपका एक नए एपिसोड 65 में। जब से ट्रक से उतरा हूँ पैदल चल रहा हूँ, क्योंकि लिफ्ट लेने की कोशिश की थी मगर मिली नहीं। कार से ट्राई किया, उनको लैंग्वेज समझ नहीं आई। बाइक वाले को हेलमेट चाहिए और ट्रक यहाँ पर आ नहीं रहे। इस भाई ने बताया कि केरला में 500 रुपए का फाइन है अगर पिछले वाले बंदे के पास हेलमेट नहीं है तो। अब हेलमेट कहाँ से आएगा? मैं हेलमेट के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रोड पर काम करते हुए ये भाई लोग दिखे। तो मैंने इनके ठेकेदार से बात करके मांग तांग कर एक हेलमेट ले ही लिया और तभी हेलमेट की वजह से मुझे फाइनली बाइक की
की लिफ्ट मिल गई। मेरा काम है कैसे भी करके लिफ्ट लेना, ना कि हेलमेट का लुक देखना। मेरा काम होना चाहिए, मुझे लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कार से उतरकर पैदल जा रहा था कि तभी ट्रक से आता हुआ पार्टनर बोला कि जल्दी से आगे आ जा। तो मैं खुशी से पूरी तेज भागा। ट्रक इतनी दूर जाकर रुका कि भागते भागते मेरी हालत खराब हो गई। तो ट्रक में बैठते ही मैंने इसे पूरी सुनाई। मखा बेटे ढंग में रह ले, कहा तूने ट्रक इतनी दूर रुकवाया। ट्रक वाले को लगा मुझे कह रहा, तो इसने हमें अजीब अजीब सी गालियां देकर उतार दिया और तभी हमें बस में लिफ्ट मिल गई, वो भी फ्री। और ये बस खाली क्यों है? क्योंकि ये बस यात्रियों के लिए नहीं बल्कि खाना बांटने के लिए है। जितने मजदूर मिस्त्री हाईवे NH66 पर काम कर रहे हैं उन सब का खाना प्रोवाइड होता है इस बस के थ्रू। मेरी नजरें तो बस इन पैकेटों पर है कि कैसे भी बस एक पैकेट मिल जाए तो भूख शांत हो जाए। आज मालूम हुआ कि अगर तुम शिद्दत से चाहो तो सब कुछ मिल जाता है, जैसे हमें 2 पैकेट खाने के मिले। शायद मेरे दिल में तड़प इतनी थी कि वो चचा के दिल तक चली गई। ये है राहुल भाई, यहाँ के चौकीदार। इनके छोटे से आलीशान महल में मैंने अपना बैग रखा और इन भाई लोग के पास बैठकर अपना खाना प्लेट में निकाला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अनजान लोगों के साथ बैठकर खाना खाया है? अगर नहीं खाया तो मेरे कहने पर एक बार ट्राई करना। अगर वो गरीब हुए तो अपना खाना भी तुम्हें ही ऑफर कर देंगे। अभी पिछले एपिसोड 65 में आपने देखा कि केरला में भूख लगने पर अंकल जी से खाना मिला तो मैंने इन भाई लोग के साथ बैठकर अच्छे से खाया। ये सभी भाई अलग अलग स्टेट से हैं, यहाँ पर मजदूरी कर रहे सिर्फ अपना घर चलाने के लिए। थोड़ी देर इनकी कुटिया में आराम किया और फिर इनसे हेलमेट लेकर चल दिया। अब सफर थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि अब हम दोनों के पास हेलमेट है। पार्टनर को लिफ्ट मिल गई तो वो चला गया और थोड़ा पैदल चलने पर मुझे इन भाई लोग का प्यार मिला और एक पानी की बोतल मिली और थोड़ी ही देर बाद मुझे ट्रक की 40 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई। और आज मैं कहाँ तक जाऊंगा वो मुझे भी नहीं पता। शाम तक जहाँ तक पहुंचूंगा वहीं टेंट लगा लूंगा। मैं जैसे ही ट्रक से उतरा तभी पीछे से दूसरे ट्रक में पार्टनर आ गया और मैं इसके साथ बैठ गया। एक मैं हूँ जो रात को भी ज्यादा नहीं सोता और एक ये है जो हर वक्त सोता रहता है। दिन में बैठा था इस ट्रक में, रात हो गई और हिल हिल के पेट में दर्द हो गया। 8 बजे हम इस ट्रक से उतरे और सीधा गए रेस्टोरेंट। फ्री में खाने की बात की मगर इनको लैंग्वेज समझ नहीं आई तो निराश होकर हम चल दिए। 1-2 जगह और मालूम किया मगर वहाँ भी यही लैंग्वेज प्रॉब्लम आई। तो हमने डिसाइड किया थोड़ा खर्चा करने का और ऑर्डर की इस रेस्टोरेंट की सबसे सस्ती डिश, सिर्फ राइस। ये अंकल मुझसे बार बार पूछ रहे कि बेटा और कुछ लाऊं और कुछ लाऊं। इनको कैसे बताऊं कि ये 160 रुपए भी दिल पे पत्थर रख के खर्च किए। और फिर पैदल 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 5 किलोमीटर चलने के बाद HP का पेट्रोल पंप आया और इसने टेंट लगाने से मना कर दिया मगर दूध थारे के में। फिर हम दूसरे पेट्रोल पंप पर गए, इसको बताया कि हम यूपी से हैं तो इसने पूरी जान लगा दी मैनेजर को मनाने में क्योंकि ये भाई हमारे पड़ोस बिहार से है। मैंने चटाई बिछाकर टेंट खोला ही था कि भाई मेरे पास आकर बोला कि आओ बीच पर चल रहे। तो मैंने बैग वगैरह इनके ऑफिस में रख दिए और हम सब चल दिए अपनी रात काली करने। 2 किलोमीटर की वॉकिंग के बाद फाइनली बीच पर आ गए और ये पता नहीं किस बात पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया। पिछले एपिसोड में आपने देखा कोझिकोड में इस पेट्रोल पंप पर हमें टेंट लगाने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन सोने की बजाय हम कोझिकोड बीच पर घूमने के लिए आ गए। दूर से देखा लगा लड़ाई हो रही मगर पास जाकर देखा गया तो मौज मस्ती चल रही तो थोड़ा एंजॉय मैंने भी किया। ये सेटिंग शूटिंग के चोचले तुम्हारा भाई नहीं पालता क्या? बाद में कहो सेटिंग के लिए ले रहा। तुम्हारा भाई इन्वेस्ट करता है सिर्फ हलाल रिश्तों में और ये मैंने अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहनी के लिए लिए। मस्ती करते हुए हम रात के 1 बजे वापस आए, चटाई बिछाई, टेंट लगाया और पड़ गए सो गए। उठने का मन तो था नहीं मगर उठना पड़ा क्योंकि मेरे बाप का तो घर है नहीं जो मैं किसी भी वक्त तक सोता रहूंगा। टेंट पैक किया और लुंगी बांधकर कपड़े चेंज किए और भाई का शुक्रिया अदा करके पार्टनर को आगे भेज दिया और मैं यहीं रुक गया। हेलमेट होने के बावजूद भी कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे बाद बेचारी ये लिफ्ट मिली मगर इसका तेल खत्म हो गया तो मैं पैदल जाने लगा, लेकिन तभी खूब तेज बारिश आ गई तो मैंने इस रेस्टोरेंट के नीचे पनाह ली। बारिश को देखकर न रोना आ रहा था न हंसी आ रही थी, बस मन उदास था क्योंकि बारिश ही नहीं बल्कि भूख भी सता रही थी। बारिश पूरी तरह से रुकी तो नहीं मगर हल्की होने के कारण मैं पैदल चल दिया। तभी पीछे से आते हुए इस भाई ने मुझे बिठा लिया और सब्सक्राइब भी किया। मैं खड़ा लिफ्ट का इंतजार कर रहा था कि तभी उल्टी दिशा से भाई मेरे पास आए और थोड़ी जानकारी के बाद मुझे अपने साथ बैठा लिया और इनके साथ थी इनकी क्यूट सी बच्ची। मैं पीछे बैठा खाने के लिए दुआ कर रहा था कि तभी दिनेश भाई मुझे पैसे देने लग गए मगर मैंने पैसे लेने से मना कर दिया तो इन्होंने गाड़ी होटल पर लगाई, अंदर जाकर ऑर्डर दिया और ये जल्दी में होने के कारण पैसे देकर चले गए। मैंने खाना खाया, चाय पी और इनके जग से अपनी बोतल भरकर चल दिया। अब खाना खाकर सुकून मिला। फिर मुझे किडनैपिंग वैन में लिफ्ट मिली। पेट में जगह तो थी नहीं कुछ खाने की मगर भाई लोग की जिद के आगे मुझे चाय पीनी पड़ी और फिर धीरे धीरे मैं इस ट्रक में आ पहुंचा जिसकी कहानी अगली वीडियो में सुनाऊंगा। रोड बिल्कुल सुनसान है और मैं अकेला। अगर किसी ने आकर मुझे लूट लिया तो मैं क्या ही कर लूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 68। सुबह जब पेट्रोल पंप से चला था काफी मुश्किलें आई, लिफ्ट नहीं मिल रही थी, ऊपर से बारिश आ गई थी। 11 बज रहे और सुबह से अभी तक सिर्फ 30 किलोमीटर ही कवर हुआ। लेकिन फिर ये भाई मिले, मोटिवेशन मिला, फिर ये अंकल मिले, फिर मोटिवेशन मिला और फाइनली काफी देर के बाद ये अद्भुत ट्रक की लिफ्ट मिली। मैंने इस लिफ्ट को अद्भुत क्यों कहा वो आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे मालूम चल जाएगा। लिफ्ट शुरू मजे में हुई थी लेकिन भूख की
वजह से अब धीरे धीरे अजाब बन गई। भूख इतनी सताने लगी थी कि पानी पी पी कर काम चलाना पड़ा और तभी मेरी ये लिफ्ट भी खत्म हो गई। भैया जाएंगे और आगे, लेकिन तब जब मालिक से पैसे आएंगे, क्योंकि इनको पेट्रोल डलाना है और मालिक कॉल नहीं उठा रहा। मैंने इनको अपना नंबर दे दिया कि जब यहाँ से चलोगे मुझे कॉल कर देना, क्योंकि क्या पता तब तक मुझे लिफ्ट ही ना मिले। और वही हुआ, मैं बस पैदल चलता रहा मगर किसी ने लिफ्ट नहीं दी। फिर अचानक से भैया की कॉल आई कि पैसे आ गए हैं और मैं यहाँ से चल दिया। तो मैं यहीं खड़ा उनका इंतजार करने लगा और ये कुत्ता मुझे बहुत परेशान करने लगा। लेकिन तभी भैया आ गए और मैं ट्रक में बैठ गया। कुत्ते तेरी डैश डैश डैश। पेट्रोल पंप आया तो हमने पेट्रोल डला लिया। इस यात्रा में एक चीज पे गौर दिया यार मैंने कि पूरे देश की रोड खराब है और काम भी सारे कहीं चला रखा। और फिर हजारों की भीड़ में मुझे दिखी मेरी मोहब्बत जीटी। तुझे इतना चाहता हूँ, चाहे तू मुझसे हजारों क्या लाखों मील दूर हो, फिर भी एक दिन तुझको पा ही लूंगा। धीरे धीरे शाम से रात हो गई और मुझे इस ट्रक में बैठे 7 घंटों से ज्यादा हो गए। भूख की वजह से दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। उतरना पीछे था मगर मैं आगे आ गया और अब मुझे पैदल पैदल पीछे जाना होगा। यहाँ पर ना आदमी है ना लाइट है और डर 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 इतना लग रहा कि मैं अपनी भूख भी भूल गया, क्योंकि क्या होगा अगर मुझे यहाँ पर किसी ने पकड़ लिया तो। ए कौन है वहाँ? कौन है? ए कौन है? अम्मी। पिछले 2 घंटे से बस चल रहा, कहीं पर भी टेंट लगाने की जगह नहीं मिल रही। इन सुनसान रास्तों पर कैसे टेंट लगाऊं? अगर कुछ हो गया तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड 69। अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्रक से उतरा हूँ। उतरना मुझे पीछे था मगर मैं गलती से आगे आ गया, तो वापस अब पैदल जाना पड़ेगा। और आज की ये लिफ्ट मेरी यात्रा की सबसे लंबी लिफ्ट बन गई, जो शुरू हुई थी सुबह 11 बजे और खत्म हुई शाम 7 बजे। टोटल कवर किया 225 किलोमीटर। और अभी मैं जा रहा हूँ LFP बीच। आज रात वहीं पर टेंट लगाऊंगा। जल्दी के चक्कर में गलत रास्ता ले लिया। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही। खैर मैं जिंदा सही सलामत बीच पर पहुंच गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में पूरा 1 घंटा 25 मिनट लगी। थोड़ी देर बैठा, आराम किया और फिर यहाँ से भी चल दिया, क्योंकि यहाँ पर टेंट लगाना मुझे सेफ नहीं लग रहा। और ये मेरा 5 किलोमीटर यहाँ तक चल गया ना, वेस्ट हो गया। मैं चल दिया एक ऐसी लोकेशन की खोज में जहाँ पर अपना टेंट लगा सकूं। ये लोकेशन अच्छी है मगर सेंटर में होने के कारण सबकी नजरों में आऊंगा और बढ़ते अंधेरे के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ से भी चल दिया और लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद ये पेट्रोल पंप दिखा, मगर इन्होंने टेंट लगाने से मना कर दिया। फिर मैं दूसरे पेट्रोल पंप पर गया और यहाँ पर टेंट लगाने की इजाजत मिल गई। स्पेशल थैंक्स इन भाई के लिए जिन्होंने परमिशन दिलाई। टेंट पार्टनर के पास है और वो अभी तक नहीं आया, तो मैंने चटाई बिछाई और लेट गया। भूख भी लग रही, लेकिन पार्टनर के बिना मैं नहीं खा सकता। मैं भूख में बैठा बैठा पागल हो रहा और यो 12-11 बजे पार्टनर को बैग के पास बिठाकर मैं आ गया कुछ लेने। रोटी सब्जी के रेट पूछे, मुझे ज्यादा लगे तो मैं 1.5 किलो केले, नमकीन, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया। एक बाइट में ही पेट को राहत सी मिल गई, क्योंकि पूरा दिन हो गया आज कुछ नहीं खाया। मैंने 30 रुपए का व्हाइटनर भी खरीदा था, जिससे बैग पर चैनल का नाम लिखा और टेंट लगाकर पड़ के सो गए। बहन के लिए झुमका लिया था 30 रुपए का, उसके पैसे नहीं काटे थे, अब काट दिए। पूरा हिसाब अप टू डेट चल रहा। कल का दिन बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक था। मैं आज तक इतना नहीं चला जितना मैं कल चला हूँ। 35,000 कदम सिर्फ एक दिन में चला हूँ, और ये नहीं कि आज नहीं चलूंगा, आज फिर चलना पड़ेगा। तो ये ट्रिप इतनी भी आसान नहीं है जितनी आप लोगों को लगती है। वेलकम टू एपिसोड 70। थकन थी लेकिन फिर भी मैं उठा, पार्टनर को उठाया और टेंट पैक किया। मन था कि कपड़े चेंज करूं, लेकिन आलस में नहीं किए और इतने से काम चला लिया। फिर सभी का शुक्रिया अदा करके हम चल दिए, लेकिन भाई ने मुझे रोककर ये पैकेट दिया और कहा कि रास्ते में खा लेना, जो हमने थोड़ी ही आगे जाकर खा लिया और अलग होकर पहली लिफ्ट पकड़ी। मैं लिफ्ट का इंतजार कर ही रहा था कि भाई ने लिफ्ट दी और भाई के साथ काफी वाइब मैच हुई, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही था। और अब मुझे थोड़ी भूख सी भी लगने लगी थी, लेकिन तभी मुझे भीड़ दिखी और मुझे लगा कि शायद कुछ बढ़ रहा, तो मैंने भी आगे जाकर एक गिलास उठा लिया। फिर इसको रिफिल कराया। मैंने इनसे ड्रिंक का नाम पूछा, मगर यहाँ भी वही लैंग्वेज बैरियर आ गया और इनको इंग्लिश भी नहीं आती। ये सोचकर के नाम में क्या रखा है, मैंने अपना फोकस वापस से ड्रिंक पर किया और एक और गिलास उठा लिया, फिर एक और उठा लिया, और ऐसे करके मैंने 6-7 गिलास निपटा दिए। फिर थोड़ी देर स्टाइल में लिफ्ट मांगी मगर मिली नहीं। फिर मैंने यहाँ से टाप मारी और दोबारा ट्राई किया तो मुझे पल्सर मिल गई। लिफ्ट से उतरकर थोड़ी देर खुद को शीशे में निहारा और इस 45 किलोमीटर की लिफ्ट में बैठकर सो गया। मंजिल आई तो भैया ने मुझे उठाया और मैं उतर गया, और थोड़ा पैदल चलने पर मैं अपनी आज की मंजिल थिरुवनंतपुरम पहुंच गया। जुमे की नमाज अदा की और अब मैं रिस्क लेने की सोच रहा, क्योंकि अब जो है मेरा जी नहीं लग रहा है आज बिल्कुल भी। अब मैं आगे चलो, कन्याकुमारी बिल्कुल खत्म करेंगे आज। कन्याकुमारी तक चल रहे, मतलब खत्म करेंगे और अपने घर जाएंगे। भाई घर की याद आ रही बहुत बुरी वाली, अब फटाफट पूरा करना कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन मसला यह है कि कन्याकुमारी यहाँ से अभी 100 किलोमीटर दूर है और आगे का रास्ता थोड़ा खतरनाक और सुनसान है। लिफ्ट मिलेगी या नहीं ये तो मालूम नहीं, बस मैंने रिस्क ले लिया। इस वीडियो में मैं कोई भी हुक नहीं रख रहा, जो स्किप करना चाहता है स्किप कर सकता है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लास्ट एपिसोड है, इसको जरूर देखना। अभी पिछले एपिसोड में आपने देखा तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इस सफर को आज ही खत्म करने का इरादा किया। मैंने कार में ये नहीं देखा कि कितने
बंदे हैं, बस मैं बैठ गया। फिलहाल मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कार में 4 लोग हैं या 5 लोग। मुझे सिर्फ ये था कि किसी भी हाल में आज ही कन्याकुमारी पहुंचना है। इसके बाद ली मैंने दूसरी लिफ्ट, फिर तीसरी लिफ्ट, फिर थोड़ी देर पैदल चला, फिर दोबारा से लिफ्ट पकड़ी। मैं इस वक्त अपनी भूख, थकान, टांगों का दर्द सब भूल चुका था। बस जो मुझे याद था ये कि आज ही कन्याकुमारी पहुंचना है, इसलिए मैं लिफ्ट पे लिफ्ट पे लिफ्ट पे लिफ्ट बदलता जा रहा था। कहते हैं ना, अगर तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। मैं अपनी भूख भूल चुका था, मगर उसने याद रखी और इस अंकल को एक जरिया बनाकर भेजा, जिसके जरिए मैंने अपनी भूख मिटाई और फिर दोबारा से लिफ्ट शुरू की। एक लिफ्ट के बाद दूसरी लिफ्ट के बाद तीसरी लिफ्ट, और ऐसे कर करके मैं अपनी आखिरी लिफ्ट पर पहुंच गया। मैं उतरा और अब मेरा मन नहीं था कि मैं लिफ्ट लूं, क्योंकि मेरी मंजिल सिर्फ मुझसे 1 किलोमीटर दूर थी और मैं चाहता था कि इस 1 किलोमीटर को पैदल चल के पूरा करूं। चलते चलते दुकान दिखी तो मैंने एक 10 रुपए का कॉम ले लिया और अब मैं सिर्फ 200 मीटर दूर था द लास्ट लैंड एट कन्याकुमारी। अब 100 मीटर और फाइनली मैं आ पहुंचा द लास्ट लैंड एट कन्याकुमारी। 30 दिन का ये सफर बहुत प्यारा था। मुश्किलें तो काफी आई, लेकिन मंजिल को देखकर सब भूल गया। कर दिखाया तारे भाई ने। और जो खुशी हो रही ना, कसम से 1 नंबर। टाइम लगा लेकिन कर दिया, और पूरे उससे करा। लिफ्ट एंड तक के लिए, लिफ्ट बिल्कुल एंड तक के लिए। और जो खुशी हो रही ना, कसम से बता नहीं सकता भाई। और सबसे बड़ी बात है, तारे भाई ने तेरे कम खर्चे में करके दिखाया, बहुत कम खर्चा आया। इतना तो एक दिन मोड़ जा। खुशी अलग ही लेवल की। तो देखिए भाई, आगे थारा यार खत्म कर दी ट्रिप। और मात्र पैसे सुनो का एक बार, चलो यार तुम भी सुन लो। दोनों के हुए 4562। और एक किले के बता दूं अपने कितने खर्च हो गए, 2281 रुपए में 30 दिन का ये सफर कंप्लीट करके दिखाया। माशाल्लाह, आप लोगों के सबके प्यार की वजह से, अम्मी अब्बू की दुआओं की बदौलत हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये सफर में साथ रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और खुशी जो हो रही ना, कसम से अपने आप पे इतना प्राउड हो रहा, कितना मैं बता नहीं सकता। अलग ही खुशी आ रही है सीने में से कि अब कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में, कुछ भी। कि जब ये सफर कर लिया, इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल था सफर, लेकिन आसान हुआ, बहुत ज्यादा आसान हुआ। सबने साथ दिया, बहुत ज्यादा दिया। तो थैंक यू सो मच।